ये भी दो पार्ट है इसके, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें आप लोग हेजलो ये वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज है, तो आप लोगों ने मेक श्योर ये चैप्टर आपने रिवाइज किया हो पहले, जब सर ने या मैंने पढ़ाया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ गुड चीजें मॉर्निंग मैं, मैम। गुड इवनिंग, जल्दी आया करो भाई, तुम लोग लेट हो जाते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो इसमें आपको नोट्स बनाने की तो जरूरत नहीं है। हाँ, छोटी छोटी चीजें आप लिख सकते हो जो आप चाहते हो कि याद करना मुश्किल होता है, तो वो आप साथ साथ लिखते जाओ। लिखने की वो है, रफ में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी वही होंगे जो मैंने आपको पहले करवा दिए हैं, सो दैट आपकी चीजें जो है रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए, ठीक है। कुछ हो सकते हैं 2-3 क्वेश्चन नए हो। और दूसरी बात, अपने रफ नोटबुक ले सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, और जो न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने आएंगे उसको आपको ट्राई करना है। उसके लिए तो भैया अपना पेन और नोटबुक निकाल लो, क्योंकि बिना पेन और नोटबुक निकाले फिजिकल या ऑर्गेनिक नहीं चलती है। इनऑर्गेनिक तो फिर भी चल जाती है, बट फिजिकल नहीं चलती है। और बच्चों थोड़ा जल्दी आया करो, आप लोगों को टाइम पता होना चाहिए ना कब है केमिस्ट्री का। तो टुडेज डेट बताओ कितनी है, 3 या 4 है? 4। हाँ 4 है। और कल आप लोगों को ऑफलाइन टेस्ट है, तो अच्छे से करना। आप लोगों को अच्छा होगा। मैंने आपको बता ही दिया प्रिपरेशन कैसे करनी है, मेरी रिवीजन स्लाइड्स फॉलो करनी है, प्लस जो आपके अवंती में पहले टेस्ट हो चुके हैं उन टेस्ट को बहुत ही अच्छे से सीरियसली सोल्व करना है, ठीक है। ऐसे नहीं और ये हो गया, ये कोई करने का तरीका नहीं होता। प्रॉपर तरीके से सोल्व करना, स्पेशली उन क्वेश्चन को जो क्वेश्चंस आपसे पहले वाले टेस्ट में नहीं हुए थे। सबको पता है कौन से नहीं हुए थे, तो इस तरीके से उड़ाना नहीं है, पेशेंसली जो है वो क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ बच्चे। आज की रिवीजन क्लास, जो कि हमारा टॉपिक मैंने बताया था आप लोगों को, थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली देखो, स्पीड तो मेरी ज्यादा ही होगी, जैसे कल वाली क्लास में थी वैसे ही रहेगी, तो बट ट्राई करूंगी कि आपको साथ साथ समझाती जाऊं। और क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं आपके नीट में, क्योंकि मेरा अल्टीमेट तो गोल वही है, आपको नीट ओरिएंटेड पढ़ाना। बट क्योंकि अपना कल टेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वैसे वैसे भी चीजें आपको बताती जाऊंगी कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले जैसे थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन मेरे बच्चों को पता है, मैं फिर भी बता देती हूँ। थर्मोडायनेमिक्स वो होता है बेसिकली जिसमें हम, क्या बात, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, ठीक है। ओके, मैंने सोचा क्लास स्टार्ट नहीं की, क्लास स्टार्ट करने से पहले ही डाउट आ गया बच्चों का। चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आ जाओ आराम से बैठो, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम, तुम्हें पता है, हीट और एनर्जीज के बारे में डिस्कस करते हैं ना, तुम्हें पता है ना। एनर्जी इधर Yes, से ma'am. ट्रांसफर हो रही है, वर्क डन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो पूरे चैप्टर में हम एनर्जी, हीट भी क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। तो वर्क भी क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी चीजें हम जो है स्टडी करते हैं। उसके बाद तुम 2-3 टर्म्स पढ़ते हो, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। हालांकि ये स्लाइड ऐड नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे बता देती हूँ वर्बली, सिस्टम, सराउंडिंग और आपका बाउंड्री। तो बेसिकली सिस्टम क्या होता है, जिस चीज पे आपका फोकस है, यूनिवर्स का वो पार्ट जो अंडर कंसिडरेशन है, जिसपे आप स्टडी करो। जैसे इस टाइम आप लोगों का सिस्टम क्या है, इस टाइम आप लोगों का सिस्टम है मैं, कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आप उसी पे ही फोकस कर रहे हो, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। और जो बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उससे आपको मतलब नहीं है, वो क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है। और अगर आप सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका बच्चों, यूनिवर्स बन जाएगा, ठीक है। बाउंड्री क्या होती है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, सेपरेट करती है, वो आपकी बाउंड्री होती है। बाउंड्री मैंने आपको बताई थी, एडियाबैटिक, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होती है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं डायरेक्ट, कैसी स्पीड सही है ना बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, मुझे बता देना। Yes, ma'am. हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। अभी तक क्या करें, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या होता है, कौन कौन सी टर्म्स जो आपको बार बार सुनने को मिलेंगी, सिस्टम, सराउंडिंग, बार बार। इवन सिस्टम तो हमारे लिए भगवान है, याद करो मैंने बताया था आपको, सिस्टम तो हमारे लिए भगवान है। इसकी जो डिस्कशन है, इसका जो नाम है, वो मैं बार बार पुकारूंगी, सिस्टम सिस्टम सिस्टम। सिस्टम हमारे लिए बहुत प्यारा है। अगर सिस्टम के लिए कुछ करोगे वो खुश होगा, सिस्टम से कुछ निकाल के बाहर निकालोगे तो वो, Negative value. हाँ वो भी आगे चल के मैं डिस्कस करूंगी। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम बेसिकली 3 टाइप के आपके, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम बहुत ही सिंपल है, खुला चाय का कप,
है ना, एक चाय का कप। तो बेसिकली ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें से मास भी एक्सचेंज होता है और आपका हीट का भी एक्सचेंज होता है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स, ठीक है। अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम को अगर आप मान लो अपना चाय के कप को ऊपर से प्लेट से कवर कर देते हो, किसी भी चीज से कवर कर देते हो, तो इट मीन्स उसका मास एक्सचेंज नहीं हो रहा, ओनली ओनली हीट का एक्सचेंज हो रहा है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो जाएगी, राइट। उसके बाद आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, आपका हीट का एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग नहीं होता है। हम बोलते हैं जो इसमें जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, एडियाबैटिक वॉल्स होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपकी इंसुलेटेड बोटल्स। एक बात हो, जितनी महंगी बोतल होगी ना, सुन लेना, जितनी महंगी बोतल होगी ना उतना ज्यादा टाइम तक उसमें पानी गर्म रहता है। लेकिन अगर मैं बोलूं मैक्सिमम जो सबसे अच्छी वाली बोतल लोगे तो उसमें गर्म रह जाएगा आप लोगों का 15-16 घंटे गर्म रह जाएगा, लेकिन फिर वो तो ठंडा होगा ही होगा। बट क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम, तो इसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि जो वॉल्स हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो एडियाबैटिक वॉल्स है, जिसमें हीट का आदान प्रदान नहीं होता है, हीट का एक्सचेंज, मास का एक्सचेंज नहीं होता है। क्लियर है बच्चों, क्योंकि नीट में इससे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम की प्रॉपर्टीज, कौन सी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, एक एक्सटेंसिव, एक इंटेंसिव। एक लिखो, कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। अब एक्सटेंसिव क्या होती है बच्चे, सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है। अगर आपने, सुनो इधर, अगर आपने एक छोटे बाउल में पानी भर रखा है और एक बड़े बाउल में पानी भर रखा है, तो वो डिपेंड करेगा साइज पे, क्वांटिटी पे, कि छोटे वाले बाउल में वॉल्यूम कम है और उसमें क्या है, ज्यादा है। तो ये डिपेंड कर रहा है, और जो चीज डिपेंड करती है शाबाश, जो चीज डिपेंड करती है क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर पे, उनको हम नाम दे देते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कौन कौन आता है बच्चों, आपका मास एक्सटेंसिव में आता है, आपका वॉल्यूम एक्सटेंसिव में आता है। मान लो तुम्हारे पास ये कंटेनर है, राइट, इसका कुछ वॉल्यूम है, इसका कुछ मास है, तुम बीच में से इसको काट दो, क्या इसका मास और वॉल्यूम दोनों दोनों क्या चेंज हो जाएगा, यस मैम। होगा ही नहीं, शाबाश। इसके मैं और भी पॉइंट्स लिखवाऊंगी आपको कौन कौन से और होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत थोड़े से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपका मास, आपका वॉल्यूम, ये किस में आता है, एक्सटेंसिव में आता है। जितनी भी एनर्जीज हैं बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हो, जितनी भी एनर्जीज आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, अब तो आपको पता भी चल गया होगा कौन कौन सी एनर्जीज, जैसे इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है ना, हीट कैपेसिटी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, एंट्रोपी है, ये सारी की सारी क्या है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है, ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करती हूँ इंटेंसिव। इंटेंसिव नाम से याद रखो, लिखो सारे बच्चे, एक्सटेंसिव डिपेंडेंट होती है, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट होती है। नाम से पता चल रहा है, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, जिसको क्वांटिटी, जो मैटर का साइज या उसमें कितनी क्वांटिटी है उसको लेना देना नहीं है। अगर जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, अगर आप उसको बीच में से कट कर दोगे, क्या उसका टेम्परेचर चेंज होगा, क्या उसकी डेंसिटी चेंज होगी, नहीं होगी। अगर मान लो आप गोल्ड का कोई सामान ले रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं जो ये गोल्ड का कॉइन है, इसका इसमें जो गोल्ड है मान लेते हैं 2 ग्राम है, आप थोड़ा बड़ा बनवा रहे हैं तो इसका ज्यादा ग्राम हो जाएगा, तो क्या इससे डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, ये सिर्फ मास चेंज कर रहा है, डेंसिटी विल रिमेन सेम। विस्कोसिटी आपका किस में आता है, इंटेंसिव में आता है। प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी किस में आती है, बोलिए, इंटेंसिव में आती है, रिएक्टिव, ठीक है। अगर मैं बात करूं हीट कैपेसिटी की, तो अभी मैंने बताया वो एक्सटेंसिव में आती है, बट यहाँ पे एक लाइन लिखो, अगर, लिखो, अगर, ये मैंने क्लास के दौरान भी पढ़ाया था, अगर किसी के आगे, लिखो बच्चों, किसी के आगे मोलर और स्पेसिफिक लिखा हो, स्पेसिफिक लिखा हो, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाती है, इंटेंसिव में आ जाती है, तो वो इंटेंसिव होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हो रहा है Yes, रिवाइज, ma'am. शाबाश, बहुत बढ़िया, सारे बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप नहीं नोटबुक में लिखना चाहते, बेशक मत लिखो, सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना और चैट बॉक्स में लिखते रहो, आप लोगों की चैटिंग की स्पीड भी बढ़ जाएगी। मजाक कर रही हूँ, ठीक है, ओके। तो बेसिकली क्या है, जिसके आगे मोलर या स्पेसिफिक लिखा आ जाए वो आपका इंटेंसिव में आता है, जैसे मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक मोलर वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। आपका डेंसिटी भी क्या होता है, इंटेंसिव में होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंसंट्रेशन, ये सारी की सारी चीजें इंटेंसिव में आती है। एक ई सेल भी होता है जो कि आप 12th में पढ़ेंगे, अभी लिखना चाहते तो लिख ले, और
क्विक मेमोराइज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बाकी मैं 12th में फिर बताऊंगी कि ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका इंटेंसिव में आता है, क्योंकि अभी आपने टर्म शायद सुननी भी नहीं होगी, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखेंगे बच्चों, हाँ, अगर किसी के आगे मोलर और स्पेसिफिक हो तो वो इंटेंसिव बन जाता है। एक और चीज मेरे बच्चे और लिखेंगे कि एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव। पीयूष तू नहीं लिख रहा बेटा? एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव क्या होता है? इंटेंसिव होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मास बाय वॉल्यूम। मास क्या है आपका? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंटेंसिव। ठीक है, आई होप कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव एकदम बढ़िया वाला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी तक क्या कर लिया? मैं कुछ 6 स्लाइड्स करवाती जाऊंगी और ये बताती जाऊंगी क्या करूं ताकि आपके दिमाग से फुर ना हो जाए। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। और सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री क्या है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, 3 टाइप के सिस्टम डिस्कस कर लिए, ओपन, क्लोज एंड इंसुलेटेड। 2 टाइप की मेन प्रॉपर्टीज थी वो हमने डिस्कस कर ली, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हें 4 नंबर का क्वेश्चन इसी से मिल जाएगा। नीट वाले एग्जाम में बोल रही हूँ, इस संडे वाले में नहीं बोल रही। नीट के पेपर में अगर किस्मत अच्छी हुई तो 4 नंबर का यहीं से मिल जाएगा। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है, बस यही पूछते हैं, बताओ भाई इनमें से एक्सटेंसिव कौन सी है, इंटेंसिव कौन सी है, नथिंग एल्स। ठीक है, मैंने कहा था, अभी बोला मैंने, सिस्टम हमारे लिए भगवान है, तो मैं हर एक मिनट बाद सिस्टम का नाम पुकारूंगी। तो अब बात आती है सिस्टम की स्टेट ऑफ सिस्टम। अगर तुम्हारे आगे सिस्टम है, सिस्टम का क्या मतलब है? सपोज यहाँ पे जो मैं सिस्टम जनरली लेके चलती हूँ वो क्या लेती हूँ? गैस सिलेंडर, है ना। सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, पिस्टन लगाया हुआ है, दिस इज आवर सिस्टम इन दिस चैप्टर, यही हमारा सिस्टम है। तो बेसिकली अगर मान लो आपको सिस्टम डिफाइन करना, सिस्टम की स्टेट डिफाइन करनी है, तो अगर आपने आइडियल गैस इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ी, हालांकि ये चैप्टर एनएमसी ने डिलीट कर दिया, बट इस चैप्टर के बिना अपना थर्मोडायनेमिक्स का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, इफ यू डिफाइन द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम, अगर आप उसका प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर उसका बता देते तो इट मींस आपने उस सिस्टम की स्टेट डिफाइन कर दी। जैसे अगर आपने सिलेंडर में गैस भरी हुई है और ऊपर पिस्टन लगाया हुआ है, तो आप देख लेंगे वो कितने प्रेशर पे सेटअप है, उसका वॉल्यूम कितना है गैस का, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, किस टेम्परेचर पे, इट मींस आपने के पास सिस्टम था, उस सिस्टम की स्टेट डिफाइन कर दी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस मैम। उसके बाद स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ये 2 टाइप के स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन होते हैं। ये तुम्हारे संडे वाले टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, ठीक है। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन में आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि ये बेसिकली वो, जैसे आप मान लो आगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कराओगे, चेंज कराओगे, है ना, कि एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो ये प्रोसेस करवाते वक्त अगर जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज है, लाइक इंटरनल एनर्जी है, लाइक टेम्परेचर है, एंथैल्पी है, अगर इनकी जो वैल्यूज है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है कि स्टार्टिंग में क्या था, बाद में क्या है, उस पे डिपेंड कर रही है, तो वो स्टेट फंक्शन कहलाता है। अंदर से कैसे, कौन सा पाथ वो फॉलो कर रही है, कैसे उस चेंज को लाया गया, इस पे वो डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है जी। अगर मान लो 2 बंदे हैं, पीयूष है और तनिष्का है, अगर वो 5 माले बिल्डिंग पे 5 उस पे चढ़ रहे हैं, 5th फ्लोर पे चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, चढ़ रहे हैं, तो अगर पीयूष लिफ्ट से जा रहा है और तनिष्का वाया स्टेयर से जा रही है, तो मुझे इससे मतलब नहीं है कि पीयूष कहाँ से आया, लिफ्ट से आया या स्टेयर से आया, मुझे मतलब नहीं है। तनिष्का कैसे, मुझे मतलब है, दोनों सेम टाइम पे मुझे वहां चाहिए होगा जब मैंने बुलाया है 5 माले पे। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट पाथ फंक्शन? पाथ फंक्शन जो है डिपेंड करता है कि तनिष्का कैसे आई है, डिपेंड करता है कि पीयूष कैसे आया है। ठीक है, मुझे ये मतलब होगा कि पीयूष किससे आया है, लिफ्ट से आया और तनिष्का स्टेयर से आई है, क्योंकि इन दोनों के केस में वर्क डन क्या होगा, अलग अलग होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी कि अगर मैं पाथ फंक्शन बोलूं तो पाथ फंक्शन, वर्क एंड हीट आपके क्या है बच्चे, पाथ फंक्शन है। ये दोनों क्या होते हैं, पाथ फंक्शन। मैम स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं? तनिष्का पावरफुल। स्टेट फंक्शन क्या होता है, हालांकि मैं अभी आगे बताऊंगी, अभी सुन लो। स्टेट फंक्शन जैसे आपकी एंट्रोपी होगी, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, है ना, इंटरनल एनर्जी हो गई, एंथैल्पी हो गई, ये सारे के हैं आपके स्टेट फंक्शन है, जिसकी प्रॉपर्टी जो है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। कहाँ से आया, घूम फिर के आया, सीधा आया, हमें लेना देना नहीं है, बट पाथ फंक्शन में हमें लेना देना है। क्लियर हो गई 2 डेफिनेशन बच्चों? यस मैम। क्या वाली?
चलिए नहीं हुई तो बता देना। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, इसको मैं अपने तरीके से समझाऊंगी, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना। और ये जो मैंने ग्राफ बनाया ना ये इंपॉर्टेंट है, एक बार नेट में डायरेक्ट जो है ग्राफ आया था, और ग्राफ पे ना क्या थी, ये लेबलिंग नहीं कर रखी थी, मतलब आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, क्या लिखा हुआ, वॉल्यूमिक, जिसको आइसोकोरिक भी बोलते हो, ये नहीं लिखा हुआ था, सिंपल ऐसे लिखा हुआ था ABCD। तो इससे क्या था, आपसे पूछा था बताओ ये क्या है। हाँ कोमल बोलो। मैम स्टेट और पाथ फंक्शन से कैसे क्वेश्चन आता है? स्टेट फंक्शन में ही आएगा, स्टेट फंक्शन पे तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट उसकी एप्लीकेशन यूज होंगी। पाथ फंक्शन से क्वेश्चन ही आता है, बताओ भाई इनमें से कौन सा पाथ फंक्शन है, अगर बेसिक बताना हो। या अगर स्टेट फंक्शन भी तुम मुझसे पूछोगी तो ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, आपको 5, 6, 10, 8, 10 चीजें दे देंगे और पूछेंगे बताओ इसमें से कौन सा स्टेट फंक्शन है या नहीं है। ठीक है बच्चे? यस। टेंशन ना लो, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसको मैं पूरे 2 घंटे के दौरान, जब तक मैं आपकी क्लास लूंगी 11:30, पौने 12 या 12 बजे तक, ये टर्म्स में बताती रहूंगी। तो मैं 11:45 तक क्लास लूंगी और आपको पूरा करा दूंगी जितना मैंने क्लास में कराया है, बट थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होगी और थोड़ा सा डिटेल में नहीं होगा, बस यही डिफरेंस होगा, बट चीजें मैं सारी ऑलमोस्ट 90% कवर करवा दूंगी। ठीक है? तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अभी मैंने कहा ना कि आप कोई चेंज कर प्रोसेस करवा रहे हैं, प्रोसेस कैसा वही है जो अभी मैं आगे कराऊंगी, कि गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस कंप्रेस हो रही है, तो बेसिकली क्या आप चेंज ही तो करवा रहे हो, हीट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कभी कम ज्यादा ये सब हो रहा है। ठीक है? तो बेसिकली उसी को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। तो मेन जो 4-5 थर्मोडायनेमिक, क्या हो बच्चे, बेटा टाइम का तुम्हें तो इशू नहीं है, लेकिन मेरे को इशू है, मेरी ना आगे क्लास है बच्चे, है ना, इस वजह से। चलिए, तो बेसिकली ये ही 3-4 प्रोसेस आप लोग पढ़ते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस को कैसे ध्यान रखोगे बच्चे, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर से मतलब है, यानी कि अगर आप कोई काम करा रहे हैं, मेरा काम से लेना देना मतलब ये एक्सपेंशन या कंप्रेशन, मैं जब भी काम बोलूं तो समझ जाना मैम का मतलब है एक्सपेंशन या कंप्रेशन। मैम ये होता क्या, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो अगर आप कोई प्रोसेस करा रहे हो उसमें आपको टेम्परेचर सेम रखना है या उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बच्चे वो वाला कैसा प्रोसेस हो जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर क्या है, जीरो का मतलब क्या होता है, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर की वैल्यू जीरो नहीं है। पता नहीं बहुत बच्चे इसको क्यों ऐसा समझते हैं, अभी मत समझना। ठीक है? टेम्परेचर की वैल्यू जीरो नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है जी? अच्छा, यस मैम। ग्राफ पे मैं आऊंगी, ग्राफ पे मैं आऊंगी, रुक जाओ थोड़ी, 2-1 मिनट। आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होता है, अगर आप वही कोई प्रोसेस करा रहे हो, एक्सपेंशन या कंप्रेशन करा रहे हो, तो अगर उसके दौरान सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, भैया प्रेशर चेंज नहीं हो रही, यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे वो आप अपना काम करवा रहे हो। ठीक है? तो वो वाला कैसा प्रोसेस होता है, आइसोबेरिक। हालांकि इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है डेली लाइफ से रिलेटेड, कि अगर आप पानी को उबाल रहे हो ओपन वेसल में, अगेंस्ट आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, तो वो कैसा प्रोसेस हो जाएगा बच्चे, आइसोबेरिक प्रोसेस हो जाएगा। एडियाबेटिक में तो मेरे बच्चों को पता चल ही गया, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, और हीट को हम क्यू के सिंबल से दिखाते हैं, तो यहाँ पे क्यू क्या होगा बच्चे, जीरो होगा, है ना। व्हाट अबाउट आइसोकोरिक, व्हाट अबाउट आइसोकोरिक, जिसके अंदर वॉल्यूम जो होता है कांस्टेंट होता है। आगे मैं बहुत इन चीजों को डिटेल में लेने वाली हूँ कि ऐसे कैसे हो रहा है, ये तो सिर्फ डेफिनेशन है जो मैं आपको सिर्फ ऐसे पढ़ के बता रही हूँ, बट एक्चुअल में ये होता कैसे, कैसे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, आइसोबेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, कैसे होगा, तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी 5 मिनट बाद। ठीक है? जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर आप किसी गैस को गर्म करो और ऊपर से आपने ढक्कन लगाया हुआ है, तो बेसिकली उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऐसे वाले प्रोसेस को, सिस्टम नहीं प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है? चलिए इसका आप ग्राफ पढ़ते हैं जहां से क्वेश्चन आता है। इधर देखो बच्चों, सबसे पहले आइसोबेरिक, आइसोबेरिक में क्या बताया मैंने आपको, कांस्टेंट प्रेशर बच्चों। यस मैम। तो एक बात देखो, यहाँ पे वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, देखो पहले यहाँ था वॉल्यूम, सपोज ये V1 था और ये V2, वॉल्यूम तो बढ़ गया, एक्सपेंशन हो गया गैस का, एक्सपेंशन का मतलब बढ़ना, कंप्रेशन का मतलब घटना। ठीक है? तो देखो एक्सपेंशन तो हो गया, लेकिन जो प्रेशर है वो क्या है, देखो कांस्टेंट। कांस्टेंट है। ठीक है? अच्छा आगे आओ,
आइसो वॉल्यूमिक का मतलब क्या, वॉल्यूमिक कांस्टेंट। देखो इस वाले पॉइंट पे भी वॉल्यूम V1 था और इस पे भी क्या है, V1 है, तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आइसोकोरिक बोल दो या आइसो वॉल्यूमिक, आइसोकोरिक बोल दो, तुम्हारी बुक्स में वही लिखा हुआ है, ठीक है। आइसोथर्मल का मतलब क्या, ये वाला ग्राफ आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा, बॉयल्स लॉ में पढ़ाया था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो P1 V1 P2 V2, तो आइसोथर्मल में क्या होता है, आपका टेम्परेचर जो है सेम है और पीवी का ग्राफ ये आता है। एडियाबेटिक का ग्राफ ऐसा क्यों आता है मैं अभी आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन ध्यान रखना जो आइडियाबेटिक का ग्राफ है वो ज्यादा स्टीपर है। अगर आप स्लोप देखोगे तो आइडियाबेटिक का ज्यादा है, खड़ा है ना एकदम स्लैंट, ठीक है। तो एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है, या यू कैन ऑल्सो से एडियाबेटिक का जो स्लोप है वो ज्यादा स्टीपर होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। इस ग्राफ को मैं एक बार दोबारा लेके आऊंगी, क्योंकि इसमें मैं फिर आपको जब तक वर्क डन पढ़ा चुकी होंगी तब इसमें हम 2-3 चीजें और ऐड ऑन करेंगे। अभी आई थिंक आपको ग्राफ समझ में आ गया किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। यस मेरे वैसे मैं आई थिंक तो बोल रही हूँ हाँ बच्चों आ गया ना, लेकिन कई बार क्या होता है ना, मैं जब ये लाइन बोलती हूँ आ गया ना, क्योंकि मैं वो थोड़ी सी हैबिचुअल हो चुकी हूँ, आ गया ना, तो ऐसा मत समझा करो कि मैम कह रही है आ गया ना तो हम जबरदस्ती हाँ बोलेंगे आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई नो ये थोड़ा सा रिवीजन क्लास है तो ऑब्वियस सी बात है मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगी, बट अगर आपको लग रहा है ना कि मैम ये चीज डिटेल में नहीं बता रही है तो आप मेरे क्या बोलते हैं जो डिटेल लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो, ठीक है जी। कोई और बात है तो वो भी बोल सकते हो। उसके बाद है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वही है जहां से शुरू किया वहीं पे आ गया है ना। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, जहां से शुरू किया वहीं पे आ गया। बात है सिंपल सी, जैसे मान लो सिस्टम है कोई ए, उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मैंने डिफाइन कर दिया, फिर वो ए से बी पे गया, सपोज ये वाला एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, ए से बी गया, उसका प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, सी पे गया, फिर उसका वॉल्यूम टेम्परेचर, मतलब बेसिकली तीनों में से कोई दो चेंज करवाते हो आप, एक फिक्स रखते हो, ठीक है। फिर उसके बाद डी पे गए, वो वापस क्या आएगा, अपनी ओरिजिनल वाली स्टेट पे आ जाएगा। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपको पता ही है आपका डेल्टा यू क्या होता है, 0 होता है, हालांकि आगे चल के भी बताऊंगी, ठीक है। जहां गया वही वापस हो गया, तो आपके स्टेट फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। हाँ जी, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन भी थे ना, किससे बच्चे, इस अच्छा साइक्लिक प्रोसेस से रिलेटेड? उसमें टेस्ट में नहीं मैम, आपने शायद कराए थे ना। अच्छा आगे आएंगे क्वेश्चन, आगे आएंगे, ये आ रहा है क्वेश्चन, रुक जाओ अभी थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट बताती हूँ, ठीक है। अच्छा आएंगे क्वेश्चन, डोंट वरी, ठीक है। चलिए उसके बाद है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान रखना जितने भी आपके स्टेट फंक्शन है फॉर साइक्लिक प्रोसेस उनकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी, क्योंकि ध्यान से सुनो स्टेट फंक्शन में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो अब एक बार शुरू किया वहीं पे वापस आ गया तो चेंज क्या होगा, 0 चेंज ही नहीं हो रही है वो, ठीक है, कांस्टेंट है, वैल्यू नहीं बोल रही हूँ 0 है, ठीक है, चेंज नहीं हो रही है वो। डेल्टा यू का मतलब होता है चेंज, चेंज 0 का होने मतलब है कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये दो क्या बोलते हैं प्रोसेस है, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी नॉलेज एकदम से आगे जाएगी, जो कि मैं थोड़ा सा इस पर टाइम लेने वाली हूँ। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये वो नहीं है इरिवर्सिबल जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आते, ये थर्मोडायनेमिक्स वाला ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे अगर मैं इसका आपको फर्स्ट पॉइंट बताऊं बच्चे, जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, इन दिस प्रोसेस द सिस्टम, ध्यान से सुनना, in this process the system attain final state from initial state with a measurable speed during the transformation there is no equilibrium maintained between the system and surrounding। क्या है, ये रहा है कि अगर मान लो ये मेरे पास सिलेंडर है, इसके अंदर मैंने गैस भरी हुई है, ठीक है, ऊपर मैंने पिस्टन लगाया हुआ है, सपोज अंदर का प्रेशर जो गैस का प्रेशर है वो 10 atm है, इंटरनल प्रेशर की बात कर रही हूँ, और जो बाहर का प्रेशर है वो 1 atm है, ठीक है। अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो क्या करेगी, धक्का मारेगी, प्रेशर लग रहा है अंदर का, तो धक्का कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, बताइए, ठीक है। और धक्का कब तक लगेगा बच्चे, जब तक बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर ना आ जाए, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगी तब तक ये अपने आप को ऊपर उठाता रहेगा। यानी कि मैं बोल सकती हूँ इक्विलिब्रियम या तो स्टार्टिंग में अचीव हो सकता है या एंड में अचीव हो सकता है, बीच में अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि एकदम से उसने क्या किया, एक्सपेंड किया, ठीक है। दिख रहा है आप सभी को,
यही लिखा हुआ है इसमें, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, जब ये चीज हो रही, एक्सपेंशन हो रहा है, कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। जब वो अपना प्रेशर भी 1 atm तक कर लेगा अंदर वाला, मतलब जब इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर होगा, तब आपका इक्विलिब्रियम अचीव होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली। अगर एक बार हो गया तो फिर नहीं होगा। ठीक है, मम्मी ने कहा मेरे को क्या दे दो, क्या दे दो, कैसे बताऊं ये एग्जाम्पल, हाँ, मम्मी ने कहा है चेयर उठा के लो, तुमने क्या किया, चेयर उठाई पटक दी। मम्मी ने कहा लैपटॉप दो, तुमने लैपटॉप उठाया पटक दिया, वो अलग बात है, मार पड़ेगी बाद में, पटक दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। उसके बाद तुम उसको उठाओगे, वो अलग बात है। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ डेफिनेट ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रेस। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स क्या होता है, बेसिकली जो ये ड्राइविंग फोर्स होता है, अंदर का जो प्रेशर है जो लगा रहा है, और बाहर जो उसको अपोज कर रहा है उसको हम बोलते हैं अपोजिंग फोर्स होता है। सिर्फ ये ध्यान रखो, यहाँ पे आपसे कोई टर्म्स नहीं पूछ रहा है, ये आपकी बुक्स में लिखी हुई है, फिर क्योंकि आप हो सकता है मुझसे पूछो। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में बच्चे सिर्फ अगर जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं जाके वापस आगे, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, आइए डिटेल में नहीं बता सकती, यही मेन है उसके अंदर, यही ध्यान रखना बच्चे। वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज लोअर देन सेम काइंड ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ये अभी मैं जब रिवर्सिबल प्रोसेस बता दूंगी तब पता चलेगा कि वर्क डन कैसे जो है ज्यादा होता है रिवर्सिबल में, अभी बताऊंगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखो, ये वही है जो मैंने अभी बताया, एन इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट विदाउट मेकिंग अ चेंज इन सराउंडिंग। आपको सराउंडिंग में चेंज करना पड़ेगा अगर आप उसको वापस वैसी वाली पहली वाली स्टेट में लाना चाहते हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, यस मैम। ओके, फील आनी चाहिए। उसके बाद है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, इसमें मैंने वो वेट लगाए हुए थे, याद है, वेट रखे थे मैंने, यस मैम, है ना? छोटे छोटे। यस मैम। इसलिए स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम मेंटेन था, फिर भैया एकदम से ऐसा धक्का लगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मैंने छोटे छोटे जो है वेट रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें भी मान लेते हैं, लेकिन हाँ, रिवर्सिबल में क्या होता है, हम जो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर है वो ऑलमोस्ट बराबर। जैसे अगर इसमें मान लो 10 atm है, तो बाहर का प्रेशर मैं क्या लिखूंगी, 9.9 समथिंग लिखूंगी। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, धीरे धीरे करके वेट उठा रही हूँ। आपकी बुक्स देखोगे तो उसमें सैंड पार्टिकल का एग्जांपल लिया हुआ है, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके बहुत छोटे छोटे वेट है, बहुत छोटे छोटे, अगर एक भी हटा दोगे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक हटाओगे तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, और कब तक होगा, जब तक बाहर का और अंदर का प्रेशर बराबर ना हो जाए, 9.9 ना हो जाए। फिर 9.9 हो गया और बाहर का 9.8 हो गया, फिर थोड़ा सा एक वेट उठाओगे, फिर एक्सपेंड होगा, तो क्या होगा, 9.8 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, रिवर्सिबल में आप क्या कर रहे हो, हर स्टेप पे ये ध्यान रखते हुए चल रहे हो कि इक्विलिब्रियम क्या रहे, मेंटेन रहे, यानी कि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर जो है मेंटेन रहे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर है रिवर्सिबल प्रोसेस में, क्योंकि एकदम से एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। अगर आप, मम्मी ने बोला है चेयर लाओ, तो आप ऐसे ऐसे करके इधर आओ, या एक, हाँ, मम्मी ने बोला है चेयर लेके आओ, तो आप चेयर ऐसे ऐसे दे रहे हो, इधर आओ ऐसे, तो आप एक टाइम पे उसको वापस भी कर सकते हो। ठीक है, या आपने कोई डंबल उठा रखा है, आप क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे धीरे धीरे लेके जा रहे हो ऊपर, तो आप किसी भी टाइम पे उसको नीचे भी कर सकते हो। अगर आपने एक टाइम उठा लिया, फिर वो चेंज जो है दोबारा नहीं होगा, आपको सराउंडिंग में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तब वो करोगे, राइट? ठीक है, तो सेम यहीं पे होता है। तो यानी कि रिवर्सिबल में क्या है, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या होता है बच्चे, ऑलमोस्ट बराबर होता है। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स क्या होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जबकि इरिवर्सिबल में देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। लास्ट पॉइंट पढ़ लो मेरे लिए, ए रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी ब्रॉट बैक टू द इनिशियल स्टेट विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन एडजेसेंट सराउंडिंग। बिल्कुल ठीक है, किसी भी टाइम पे आप इक्विलिब्रियम उसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा कि वर्क डन जो होता है इरिवर्सिबल में वो कम होता है, रिवर्सिबल में वर्क डन जो रिवर्सिबल में वो ज्यादा लग रहा है। ध्यान से देखो, एक एक करके उठा रहे हो, एक एक करके उठा रहे हो, एक एक करके उठा रहे हो, तो दिस इज द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलो, आपका 1 2 ओके, 2 क्वेश्चंस हैं। जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी अपने मार्क्स मुझे बता देना कि आज मैम कितने ठीक किए। सबसे पहले आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटीज। ध्यान रखना, इसमें एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, मल्टी करेक्ट बच्चों। आइए, तुम टेंशन ना लो, क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगी, जो जो टॉपिक करा रही हूँ। सारे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा नहीं करा पाऊंगी क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट भी चल रहा है। शाबाश, जस्ट रेज योर हैंड अगर आप लोगों ने इंटेंसिव मेरे से अभी सीखी है, तो प्लीज बताइए इंटेंसिव क्वांटिटीज इसमें से कौन सी होंगी।
हाँ जी, चैट बॉक्स में डालो कौन सी होंगी। शाबाश पीयूष, अंकिता, सारे जितने भी हैंड रेज हैं। ज्योति गर्ग कहाँ हो बच्चे, डालो। देयर आर, हाँ मल्टी करेक्ट बच्चे, देयर आर मोर देन टू वन ऑप्शन, ठीक है। तो 2 और 4, टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके इंटेंसिव है, इंडिपेंडेंट है। एंथैल्पी और वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये आपके पीवाईक्यूज है, या जेई के पाएंगे या नीट के पाएंगे। इसमें एक ही है, 4 में से एक ही करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ध्यान से पढ़ लो। वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। Change in state is completely defined when the initial and final state are specified. Work appears at the boundary of system. ओहो, आंसर आने शुरू हो गए, ठीक है क्या। आनिया इज सेइंग ए, एंड व्हाट अबाउट अदर्स। यस मैम। ए बहुत सिंपल है, तो ऐसे क्वेश्चन आते जिसने मुझसे पूछा था। नीट में तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, हालांकि वैसे जेई का है, नीट में भी आया हुआ है, तो मुझे जहां से जो मिला मैंने वही डाल दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला देखो, वर्क्स अपीयर एट बाउंड्री इन द सिस्टम, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वर्क्स अपीयर एट द बाउंड्री ऑफ सिस्टम, जब अगर कोई सिस्टम है उसको आप धकेल, मतलब धक्का मारो, कंप्रेस कर रहे हो या एक्सपेंशन कर रहे हो उसका, तो वर्क्स कहाँ पे अपीयर होगा, एट द बाउंड्री ऑफ सिस्टम। बाउंड्री से ये चीज, मैम टेम्परेचर भी स्टेट फंक्शन होगा। जी टेम्परेचर भी स्टेट फंक्शन है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे वो डिपेंड करेगा। डेल्टा टी लिखते हैं ना, अभी बताऊंगे आगे, T2 माइनस T1, ठीक है। ओके जी, तो मैम इसमें तो एक से ज्यादा करेक्ट है। नहीं आपसे फॉल्स पूछा है ना। अच्छा हाँ। वर्क इज ए स्टेट फंक्शन, वर्क पाथ फंक्शन होता है। वर्क क्या होता है बच्चों, यस मैम, पाथ फंक्शन। पाथ पे डिपेंड करता है। हाँ जी। टेम्परेचर वॉल्यूम ये स्टेट फंक्शन है। चलिए ये है, उसके बाद एक स्लाइड गायब है यहाँ से, मैं बता देती हूँ। स्लाइड ये थी बेसिकली। अब क्या हम पढ़ेंगे, मोड ऑफ ट्रांसफर और हीट, किस तरीके से आप हीट का ट्रांसफर करवा सकते हो, ठीक है। तो पहला है अपना हीट, जिसको आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हो। पहला क्या है आपका हीट। तो बेसिकली हीट का ट्रांसफर कैसे होता है बच्चों, हीट का ट्रांसफर तब होता है जब देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जब देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा सराउंडिंग और सिस्टम में, तब क्या होगा, हीट का आदान प्रदान होगा। और कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जैसे इसके अंदर मैंने कहा था, इसमें साइन कन्वेंशन आप ध्यान रखना। अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हीट एब्जॉर्ब, मैंने कहा था ना सिस्टम हमारे लिए भगवान है, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, तो साइन क्या आने वाला बच्चों, पॉजिटिव। और अगर हीट गिवन बाय द सिस्टम, मतलब तुमने सिस्टम का क्या करा दिया, नुकसान करा दिया, तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये वही बता रखा है, हीट का ट्रांसफर क्या होगा। जब सिस्टम गर्म होगा तो क्या होगा, हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है पता है तुम्हें, कहाँ से कहाँ होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हाँ, हाई टेम्परेचर, अगर सिस्टम गर्म है तो हीट का ट्रांसफर कैसे होगा, इस तरीके से होगा, और सिस्टम ठंडा है तो हीट का ट्रांसफर इस तरीके से होगा। गेटिंग तो थम्स अप देते, जो थम्स अप का मतलब है यस यू आर, हाँ ओके ओके, अगर थम्स अप दे रहे हो तो इट मींस थिंग्स आर अंडरस्टैंडेबल, समझ पा रहे हो चीजों को। ओके नेक्स्ट आता है वर्क, ठीक है। पहला हमने देखा हीट क्यू देखा, अब हम देखेंगे वर्क की फॉर्म में हीट का कैसे ट्रांसफर हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, तो आपको पढ़नी है एक हीट का, ठीक है। इसलिए मैंने बोला साइन कन्वेंशन, अपने देखा कि हीट अगर एब्जॉर्ब कर रही है सिस्टम तो पॉजिटिव, हीट का सिंबल क्यू होता है, और अगर सिस्टम से बाहर जा रही है तो नेगेटिव। ऐसे ही हम क्या देखेंगे, वर्क देखेंगे कि वर्क कैसे हो रहा है, ठीक है। वर्क भी क्या है, फॉर्म ऑफ, बताइए, एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम करेंगे इरिवर्सिबल पीवी वर्क की हम बात करेंगे, तो ध्यान से सुनना। ओके तो बेसिकली मैं तुम्हें दो तरह के वर्क डन बताने वाली हूँ, दो तरह के वर्क डन के एक्सप्रेशन बताने वाली हूँ बच्चों। एक तो इरिवर्सिबल होगा और एक रिवर्सिबल होगा, ठीक है। इरिवर्सिबल, ध्यान से सुनना, इरिवर्सिबल का जो आपका वर्क डन का डेरिवेशन तो यहाँ पे नहीं हो पाएंगी, कुछ कुछ की करवा दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कहाँ से है, कुछ कुछ की तो आपको फॉर्मूला बताती हुई जाऊंगी। जैसे वर्क डन क्या होता है आपका, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये पी एक्सटर्नल क्या है बच्चे, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। और आपको पता हो कि इरिवर्सिबल में बच्चे हमने क्या किया था, इरिवर्सिबल में ध्यान रखो कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट जो होती है वो गैस एक्सपेंड होती है,
ठीक है, एकदम से एक्सपेंशन होता है तो पी एक्सटर्नल वही कांस्टेंट प्रेशर है। डेल्टा वी क्या है, जो एक्सपेंशन या कंप्रेशन के दौरान जो वॉल्यूम का चेंज होगा, दैट इज व्हाट डेल्टा वी। डेल्टा वी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, यस मैम। लिख सकते हो। बहुत बढ़िया, लिखना है ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि वर्क डन। ध्यान रखना, फिजिक्स में आप उल्टा पढ़ते हो, ठीक है। फिजिक्स में साइन कन्वेंशन उल्टे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में थोड़े अलग है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया क्या फिजिक्स में? नो मैम। अच्छा, फिर तो ठीक है, फिर तो केमिस्ट्री वाला याद रखो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं वर्क डन ऑन द गैस, ऑन द सिस्टम बोल दो, सिस्टम बोल देती हूँ। सिस्टम पे काम करवा रहे हो तो पॉजिटिव, वर्क सिस्टम से काम करवा रहे हो मतलब वो छोड़ेगा नहीं, फिर वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। और तभी यही रीजन है कि हमने केमिस्ट्री में जो है ये देखो यहाँ पे आगे माइनस लगाया, ठीक है। क्योंकि एक बार बताओ, जब आप एक्सपेंशन कराओगे, मतलब एक्सपेंशन का मतलब क्या है, सिस्टम से काम करवा रहे हो तो V2 माइनस V1, V2 ज्यादा होगा V1 से। यस मैम। एक मिनट रुकना, हाँ V2 कम होना चाहिए ना। क्यों बच्चे, अगर मान लो V1, एक मिनट, V1 यहाँ है, एक्सपेंशन के बाद तो V2 बढ़ जाएगा ना, पहले इतना था अब इतना हो गया, यस मैम। ठीक है। और अगर V2 ज्यादा हो जाएगा यानी कंप्रेशन कि का वर्क लॉस। डन क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव ही है। एंड अगर मैं बात करूं वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो V2 क्या होगा, ऑन द सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, तो आपका V2 कम हो जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका ओवरऑल का आ जाएगा पॉजिटिव। इसलिए केमिस्ट्री में हमें यहाँ पे आगे माइनस लगाना पड़ता है, ताकि जो हम ये साइन कन्वेंशन यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं उसको सही प्रूफ कर सके। गेटिंग? यस मैम। ठीक है, गेटिंग। तो चलो आगे चलते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन हो जाए, ये वाला क्वेश्चन आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई में तो देखो आया हुआ है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जेई का मैम हमें क्या करना, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो जेई और नीट वाले पता नहीं क्या आगे एक दूसरे में साझेदारी करते हैं कि वही वाले क्वेश्चन नीट में भी आ जाते हैं, और ये संडे वाला टेस्ट जो होगा उसमें भी इंपॉर्टेंट है। आंसर आ गया क्या तनिष्का? यस मैम। अच्छा, पहले किया हुआ आई थिंक तुमने यस मैम। चलो फिर तो सबका आ गया। अरे यार ऐसे मत करो, थोड़ा तो ले लो, 20 सेकेंड का टाइम। तो ठीक है, इधर आओ, मैं इसको समझाती हूँ। जो बच्चे मुझसे फर्स्ट टाइम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, एंड आइडियल गैस, पहले तो क्या है आइडियल गैस, ध्यान रखना जो मैंने एक्सप्रेशन डिराइव किया है आइडियल गैस, ठीक है। तो बोल रहे हैं आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, जो आइडियल गैस है उसको आप एक्सपेंड करा रहे हो, ठीक है, फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, यानी कि V1 आपका 1 लीटर है बच्चे, V2 क्या है आपका 10 लीटर है, अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। इधर आओ। अगर आपको पहचानना है कि क्वेश्चन इरिवर्सिबल वाले वर्क डन से पूछा गया है या रिवर्सिबल, अगर उसने लिख दिया कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो कौन सा वाला है, इरिवर्सिबल वाला। लिखो अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर कौन सा होगा, इरिवर्सिबल वाला होगा, यानी कि वो इरिवर्सिबल वर्क डन वाले फॉर्मूले को लगवाना चाहता है, जो कि होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। और कितना है ये, 1 बार है, और V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा, 5 लीटर। और ध्यान रखना 1 बार लीटर किसके बराबर होता है मेरे बच्चों, 100 जूल के बराबर होता है, यानी कि कितना, सॉरी 9 लीटर, सॉरी -9 इंटू 100 जूल। लेकिन आपको आंसर किसमें निकालना है, किलो जूल में, तो 1000 से क्या कर दो डिवाइड, तो आंसर इज -0.9 किलो जूल। ध्यान से देखो एक बार, कर पा रहे हो? यस मैम। बाकी लोग? यस मैम। तनिष्का आई होप अभी रिवाइज हो रहा होगा। यस मैम। ठीक है, डर रही थी तनिष्का मैम मेरे को आता नहीं, मैं कुछ और कर लूं क्या, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं वर्क डन। देखो मैंने कहा था ना मैं दोबारा आऊंगी उस ग्राफ पे, मैं आ गई हूँ, ठीक है। देखो अब होता गया, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया। देखो जिसने जो फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ा है, फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा है, जिसने अपने टीचर से नहीं पढ़ा, मुझसे नहीं पढ़ा, स्कूल में नहीं पढ़ा, उसको नहीं आएगा, उसको बहुत ही कम आएगा, बहुत ही कम। बट अगर किसी ने पहले बहुत ही मेहनत से ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, वो तो मेरी बात को एकदम चुटकियों में कैच कर रहा होगा। तो चलो देखते हैं वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो आइसोकोरिक में क्या होता है, इधर आओ बच्चों, बस एक अभी तक मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, इरिवर्सिबल के केस में बच्चों। अगर मैं इसमें कुछ केसेस बना दूं, अगर मैं मान लो ये केस 1 बना दूं इस फॉर्मूले पे, तो सबसे पहले वर्कड इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब क्या है, डेल्टा वी क्या है 0। इट मींस जो आप वो गैस सिलेंडर वाला पिस्टन ले रहे हो वो क्या है, एकदम रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या है,
ना एक्सपेंशन हो रहा है ना ही कंप्रेशन हो रहा है। अगर एक्सपेंशन और कंप्रेशन नहीं हो रहा इट मींस देयर इज नो वर्क डन, यानी कि W क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से बच्चों, यस मैम। वर्क डन डेल्टा V 0 हो गया ना, तो W भी 0 हो जाएगा। जैसे देखो ये ग्राफ दिख रहा है सभी को, वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो प्रेशर चेंज हो रहा है, पहले इतना था अब इतना हो गया, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो फॉर एन आइसोकोरिक प्रेसेस नो वर्क इज डन, ठीक है। और देखो प्रेशर दिखा भी रखा है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर को देखो, पहले इतना था, अगर ये सुई दिख रही हो तुम्हें अब ये इतना पहुंच गया, ठीक है जी। चलिए आगे आऊं। यस मैम। उसके बाद है सेकंड केस सेकंड। फॉर्मूला हमारे पास यही है, अभी तक मैम आपने एक ही फॉर्मूला बताया, वर्क डन इन आइसोबेरिक। आइसोबेरिक का मतलब क्या होता है, आइसोबेरिक मतलब होता है टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रख रहे हैं, तो वही है अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। याद करो मैंने एक्सपेंशन करवाया था, तो देखो यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, इधर देखो बच्चे वॉल्यूम तो हो रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर क्या है, सेम है। तो इस वाले कर्व को क्या बोलते हैं आपका, मतलब सॉरी इस ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, आइसोबेरिक बोलते हैं। और वर्क डन कैसे निकालते हो, एरिया अंडर द कर्व। वर्क डन कैसे निकालते हो बच्चे, एरिया अंडर कर्व। वर्क डन कैसे निकालते हो, एरिया अंडर द कर्व। निकल जाएगा वर्क डन। यस मैम। रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यस मैम। यस मैम। ठीक है। चलो मैं उस पे नहीं आ रही हूँ, वैसे सिर्फ आपको बता रही हूँ एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, आइसोबेरिक होगा। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है उन्होंने, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद आता है वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल। अब देखो मैं ना एक बार आपको ग्राफ पे दोबारा लेके जाती हूँ, इधर आओ बच्चों, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगी आप लोगों को। ये देखो मैंने बोला वर्क डन कैसे निकालते, एरिया अंडर द कर्व निकालते। एक बात देखो, आइसोबेरिक का ये एरिया है सारा, ठीक है, आइसोथर्मल का ये वाला एरिया देख रहे हो बच्चों, और एडियाबैटिक का ये। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा वर्क डन किस में आ रहा है, आइसोबेरिक में ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, फिर आइसोथर्मल में, फिर एडियाबैटिक में, देख पा रहे हो। और एडियाबैटिक का ग्राफ क्या एकदम स्टिपर आ रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैं थोड़ा सा इसमें समझाऊं, इधर आओ बच्चों, मान लो आप क्या करा रहे हो, एक्सपेंशन करा रहे हो, मतलब गैस आप एक्सपेंड करा रहे हो, बट मैंने आपको ये बोल दिया कि आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो चलो आगे समझाऊंगी, अभी मैं समझाती तो आप लोगों के सिर के ऊपर से जाएगा, मैं अभी इंटरनल एनर्जी बताने के बाद बताऊंगी। आई होप ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि केस पहले आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, ध्यान रखना, ठीक है। आइसोकोरिक में 0 हो जाएगा और आइसोबेरिक में क्या हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, W = -P एक्सटर्नल डेल्टा V, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये वही तो प्रेशर है जिसके अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा था। यस मैम। तो ये दो केसेस मेरे बच्चे याद रखोगे। उसके बाद आता है सेकंड। पहला क्या पढ़ा हमने, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस। अब क्या पढ़ रही हूँ मैं, वर्क डन इन रिवर्सिबल वाले केस हम पढ़ रहे हैं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वाला केस पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसकी क्या करें, डेरिवेशन कर ले, छोटी सी सिर्फ दिखा देती हूँ आप लोगों को। W क्या था, -P एक्सटर्नल डेल्टा V बच्चों, यस मैम। ये तो था इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होता, हर पॉइंट पे आप ये वो कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो कि आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, प्रेशर अंदर बाहर का सेम रहे, ठीक है जी। अच्छा, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, अगर आपको वर्क डन निकालना है तो उसका क्या करना पड़ता है बच्चों, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों को अगर एक निकालना है तो आपको उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसका भी इंटीग्रेशन करो, -P एक्सटर्नल डेल्टा V का, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला, इधर आओ, मैंने बोला कि अंदर का और बाहर का प्रेशर सेम होता है इन रिवर्सिबल प्रोसेस, तो यानी कि, और जो अंदर की गैस है उसका तो हमें प्रेशर पता ही है, PV = nRT, आइडियल गैस है। यस मैम। मैंने बोला फॉर रिवर्सिबल Yes, ma'am. ये बराबर होता है ना, तो बस यहाँ पे पुट कर दो nRT, यहाँ पे अपन DV ले लेते हैं क्योंकि DV के टर्म्स में लिख रही हूँ, तो यहाँ डेल्टा V लिख सकते हो, यहाँ पे DV लिख दो। DV का मतलब है क्या है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, लार्ज चेंज, DV जो D है वो दिखाता है स्मॉल चेंज को, ठीक है। तो फॉर डेरिवेशन अपन ऐसे कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है। ओके, तो वॉल्यूम V1 से V2 तक जा रहा है, तो बस W = nRT, dV/V का क्या होता है इंटीग्रेशन, कौन बताएगा, dV/V का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा, भूल गए, -1 ln V होता है, क्या होता है, ln V होता है, नेचुरल लॉ ln V होता है, ठीक है, ln V, V1 से V2। अब क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस देखना है मैंने हटा दिया, तुम लगा लेना जरूर, ln V2 - V1, ठीक है। और अगर लोग में चेंज करना है बच्चों, हो जाएगा ना,
2.303 nRT ln V2 by V1। यस मैम। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपको बेसिकली क्या लिखना है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, लोग हो जाएगा, आई एम सो सॉरी। ln क्या होता है, 2.303 लोग होता है। तो अगर आपको ln को नेचुरल, इसको ln को लोग में चेंज करना है तो 2.303 लोग होता है। तो फाइनली ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब इस डेरिवेशन को बेसिकली लिख ली है क्या, ये नहीं लिखनी तो नहीं लिख सकते, मेन आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, इसको इरेज कर दूं। यस मैम, लिख ली। हाँ, Yes, ma'am. क्योंकि अगर ये नहीं आती, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि मैम हमें dv बाय v का इंटीग्रेशन नहीं पता, बट आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, माना कि डेरिवेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आती है, तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ, -2.303 RT log v2 बाय v1। अगर मुझे इसको प्रेशर के टर्म्स में लिखना हो बच्चों, तो कैसे लिखूंगी, आपको पता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। V1 by V1. -2.303 RT log P1 by P2। ये क्या है, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम। तो ये आपके दो फॉर्मूले बता दिए अभी तक मैंने, एक तो रिवर्सिबल में बता दिया और इरिवर्सिबल में। इतना नोट कर लो और फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से, इतना कर लीजिए। मैम कर लिया। कर लिया, चलिए आगे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करो, पहचानो पहले तो। इरिवर्सिबल वाला लगेगा फॉर्मूला, रिवर्सिबल वाला। रिवर्सिबल लगेगा। रिवर्सिबल वाला लगेगा, किसने बताया, कोमल ने। पीयूष, रिवर्सिबल वाला या इरिवर्सिबल वाला? मैम इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वाला लगेगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है कोमल, मैम मैंने वो आइस को थर्मली कर लिया। नहीं आइसोथर्मली तो लिखा हुआ है, वो तो ठीक है, वो तो उसमें भी लिखा हुआ था रिवर्सिबल में। यहाँ पे रिवर्सिबल ही तो नहीं लिखा हुआ ना कहीं। यस मैम। उसने ये लिखा है कि 1 मोल की गैस है जो कि एक्सपेंड हो रही है। पहले उसका वॉल्यूम 15 लीटर था जब आप सिस्टम की स्टेट डिफाइन कर रहे थे, आफ्टर एक्सपेंशन उसका वॉल्यूम हो गया 50 लीटर। ठीक है, और अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm। तो मतलब प्रेशर क्या इसमें कांस्टेंट है, आइसोबैरिक वाला है केस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, अब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 50 माइनस 15। मैम 4.02 कैलोरी में चेंज करने के लिए करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 35 atm लीटर हो गया। अब एटीएम लीटर कितना होता है, देखो वैसे तो मैंने तुम लोगों को ये बोला हुआ है कि 1 बार लीटर 100 जूल के बराबर होता है, राइट। यस मैम। एक काम Yes, करो, ma'am. 1 एटीएम लीटर भी कितना मान लो, तो 100 के आसपास ही मान लो। वैसे होता तो 101.325 हो, बट 100 से भी करोगे आंसर सही आएगा। तो मैं इसको लिख दूं ये, लेकिन हमें आंसर किसमें पूछ रखा है बच्चों, कैलोरी। तो मैंने बताया था 1 कटोरी में 4 जामुन। इसको तुम 4.18 को क्या लिख लो, अप्रोक्सीमेट 4.12 लिख लो, फायदे में रहोगे। तो 4.12 जूल में 1 कैलोरी है, तो 3500 जूल में कितनी होगी, कैलकुलेट करके बताइए मुझे प्लीज। कितना आंसर आ रहा है, माइनस में ही आएगा आंसर, तो आंसर बताओ वरना फिर मैं करूंगी कैलकुलेशन। मैम इसमें तो कंफ्यूजन हो सकती है ना, आइसोथर्मली भी है ये ऑप्शन आ रहा है, सेकंड ऑप्शन। एक सेकंड, कौन कौन बोल रहा था, सृष्टि कोई मुझे बोल रहा था ना, आ रहा है। बी, ये 843 वाला, अरे बोलो आवाज नहीं सुनाई दे रही तुम्हें। हाँ 843 आ रहा है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके, हाँ बोलो। मैम इसमें तो कंफ्यूजन हो सकती है ना, जैसे आइसोथर्मली भी लिखा हुआ है और कांस्टेंट प्रेशर भी है। हाँ तो इसमें कंफ्यूजन क्या है, जब भी कांस्टेंट प्रेशर आएगा इरिवर्सिबल लगाना है। अगर मान लो वो तुम्हें पूछ रहे हो रिवर्सिबल वाला वर्क डन, तो वो लिख के देंगे कि व्हाट विल बी द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, तो वहां पे कांस्टेंट प्रेशर नहीं होगा फिर।
ओके मैम। वहां पे तो हर पॉइंट पे प्रेशर चेंज हो रहा है, इसलिए तो जो ग्राफ होता है, मैं यहाँ पे जगह है क्या, इसका बी ऑप्शन है। और ये वाला जो कन्वर्जन है बच्चों, ये जरूर लिख लेना कि एक कटोरी में 4 जमा। ठीक है, देखो अगर तुमने प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ देखा हो तो आप लोग ऐसे बनाते हो, ऐसा कुछ देखा है, अभी मैंने दिखाया भी था आप लोगों को फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इधर आओ। अगर मैं बात करूं इरिवर्सिबल की, तो इरिवर्सिबल में एकदम से गैस एक्सपेंड हो रही है, बाहर का प्रेशर बहुत क्या है, कम है, अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो एक कांस्टेंट प्रेशर मान लो, लेट्स से कि मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लेती हूँ। देखो, ठीक है, यस मैम। ठीक है। लेकिन रिवर्सिबल की मैं बात करूं तो क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे प्रेशर चेंज हो रहा है, देखो धीरे 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 हो रहा है, इसलिए ये ग्राफ इसका आया। तो हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल के लिए ये वर्क डन होगा और रिवर्सिबल के लिए ये वाला वर्क डन होगा। देख पा रहे हो, तभी मैंने बोला था कि इरिवर्सिबल का वर्क डन कम होता है इन केस ऑफ एक्सपेंशन, रिवर्सिबल वाले का ज्यादा होता है। क्लियर हो गया, डाउट तो नहीं होगा ना। अगर वो रिवर्सिबल वाला देंगे तो वो लिख के देंगे, शायद मैंने एक क्वेश्चन ऐड भी किया है, देखती हूँ आगे। ठीक है, यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद है इंटरनल एनर्जी। अब आ जाओ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का ना बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब ना ये थर्मोडायनेमिक्स में क्या है ना, कड़ियां हैं, मतलब पहले आप ये पढ़ोगे तो इतना समझ लोगे, इसके बाद ये वाला टॉपिक पढ़ोगे तो थोड़ा और समझोगे। अब इंटरनल एनर्जी ऐसा टॉपिक है जो आपकी सारी चीजों को क्लियर कर देगा, ऐसा वाला टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी क्या है, सिस्टम के अंदर की एनर्जी। अब सिस्टम के अंदर की एनर्जी क्या होती है, जैसे अपना सिस्टम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, गैस सिलेंडर है ना, गैस सिलेंडर पिस्टन, यही हमारा अरेंजमेंट है, यही हमारा सिस्टम है। तो गैस के पास, गैस क्या है, मॉलिक्यूल्स है उनके पास, ठीक है, उनके पास एनर्जी होंगी। तो जो सिस्टम की एनर्जी है अंदर, इंटरनल एनर्जी होगी, पहली चीज। दूसरी, अब गैस के मॉलिक्यूल्स के पास अलग अलग एनर्जीज हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी, अगर वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, अगर उनमें इंटरेक्शन हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज, इतनी सारी एनर्जीज है। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें काइनेटिक एनर्जी थ्योरी, जो कि आपकी काइनेटिक गैस थ्योरी है, जो कहाँ पढ़ी थी अपन ने, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ी थी। याद करो, स्टेट्स ऑफ मैटर में जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ केटीजी कहती है, वो ये कहती है कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। If there is no interaction between molecules, so there is no potential energy. If there is no potential energy, then our internal energy is totally equal to kinetic Kinetic energy. जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वही आपकी क्या है, इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, हाँ, सम अप ऑफ ऑल एनर्जी सही होगा मैम, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। सारी एनर्जीज का सम करोगे तब आपकी इंटरनल एनर्जी आएगी। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, केटीजी। केटीजी से हमें क्या पता चला कि हमारी वहां पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, और कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी कहाँ से आई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से आई। ओके, तो अब फॉर्मूला देख लेते हैं हम। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला ये वाला याद रखो, मैंने बताया था 3/2 NR डेल्टा टी। 3 क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मैं इसका एक जनरल रिलेशन आप लोगों के आगे बताऊं तो देखिए, ये है F/2 NR डेल्टा टी। NR डेल्टा टी लिखिए इसको। इस पे क्वेश्चन नहीं आते नीट में, इसलिए मैंने सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी पार्ट रखा है, इसका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं रखा है मैंने। ठीक है, 3 क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। अगर मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, पता है किसी को, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, बताओ, कौन बताएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल ये सब था। हाँ, ये तुमने फिजिक्स में पढ़ लिया ना केटीजी, या नहीं पढ़ा अभी नहीं पढ़ा मैम। अच्छा, 12th में आई थिंक वो चैप्टर, क्योंकि कहीं तो खुशी मैम ने पढ़ाया था, तो शायद 12th में पढ़ाया है। अच्छा, केटीजी, उसमें आप यही चीजें पढ़ोगे, आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे उसमें, क्योंकि केमिस्ट्री में इतना नहीं पूछा जाता है ये। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ वेज इन विच ए गैस कैन पोजेस एनर्जी, कितने तरीकों से गैस एनर्जी पोजेस कर सकते हैं। एक देखो, गैस क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, घूमेंगे। कहाँ घूमेंगे, अगर मान लो एक ही मॉलिक्यूल है तो वो क्या करेगा, सपोज ये डायटोमिक मत समझना, एक ही समझना, तो वो क्या है, एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, और क्या कर सकता है, जेड डायरेक्शन, एक्स वाई जेड। तो बेसिकली उसका जो ट्रांसलेशन मोशन वो तीनों डायरेक्शन में होगा। तो मोनो एटॉमिक के लिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, 3। मोनो एटॉमिक के लिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, कोई 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है फॉर मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, चलिए, जैसे ये देखो, अगर मैं बोलूं टोटल पॉसिबल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं,
3n होंगे, n क्या है, कितने नंबर ऑफ एटम है। जैसे अगर मैं मोनोएटॉमिक की बात करूं तो ट्रांसलेशनल मोशन कितने होंगे, 3, यानी कि एक्स वाई जेड में वो क्या कर सकता है, अपनी एनर्जी प्रोसेस कर सकता है। रोटेशनल उसका होगा नहीं। रोटेशनल कैसे होगा भाई, एक ही है। ठीक है, दिखाऊं क्या, मेरे पास वो बॉल पड़ी है क्या, एक मिनट रुको। नहीं पड़ी भाई, रख दी मैंने, सो सॉरी, अंदर रख दी, अब निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देयर इज नो रोटेशनल मोशन फॉर मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, और रोटेशनल नहीं होगा तो वाइब्रेशनल भी नहीं होगा। वाइब्रेशनल कैसे निकालते हो बच्चों, ये थोड़ा सा जल्दी लूंगी मैंने क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। रोटेशनल, एक मिनट रुको, राइटिंग बहुत गंदी लिख दी तुम्हारी मैम ने। वाइब्रेशनल कैसे निकलता है बच्चों, कौन बताएगा। ट्रांसलेशनल माइनस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल माइनस रोटेशनल, पहले ट्रांसलेशनल लिख लो। मैम माइनस, मेरी नोटबुक में तो 3n माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल लिखा है। हाँ तो वही तो बता रही हूँ, 3n जितना भी आया उसमें से माइनस कर दो ना। अरे देखो ऐसे करो ना, रुको 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 रुको, देखो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3n। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम किस वजह से आएंगे, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, वाइब्रेशन और रोटेशनल। ठीक है, वाइब्रेशनल हो गए तो कैसे निकालोगे, 3n माइनस टी प्लस आर। अब ठीक है, यस मैम। चलिए आइए। तो मोनोएटॉमिक में क्या है, तुम्हारी बुक में नहीं, मैंने भी वही करना था। ट्रांसलेशनल 3 होंगे और टोटल नंबर ऑफ 3n कितने होंगे, क्योंकि एक ही वो है मोनोएटॉमिक, सपोज हीलियम गैस है तो 3 होगा उसके लिए। ठीक है, डायटोमिक के लिए n की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो वो टोटल 3n हो जाएंगे 6। लेकिन ट्रांसलेशनल क्या होगा, सपोज ये डायटोमिक है तो क्या है, ट्रांसलेशन इसका एक्स वाई, एक्स डायरेक्शन में भी होगा, वाई डायरेक्शन में भी होगा, अगर जेड डायरेक्शन में भी होगा, तो तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल होगा। ठीक है, ओके। एंड व्हाट अबाउट रोटेशनल, रोटेशनल कौन से डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। मतलब ऐसे भी घूम सकता है, देखना एक बार, ऐसे भी घूम सकता है और ऐसे भी घूम सकता है। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो ऐसे घुमाओगे तो नहीं, अपनी एक्सिस पे घुमाओगे तो वो एनर्जी पोजेस नहीं करेगा। ध्यान रखना, जब तुम किसी झूले में बैठते हो जितना दूर जाते जाओगे उतना तेज घूमोगे। अगर ऐसे बीच में बैठे रहोगे और वो घुमाएगा तो कुछ मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो जितना एक्सिस से दूर जाते जाओगे उतना उस एनर्जी को पोजेस करेगा। पॉलीएटॉमिक, नॉन पॉलीएटॉमिक लीनियर में ट्रांसलेशनल तो देखो हर किसी में 3 है, रोटेशनल इसमें भी 2 है क्योंकि लीनियर है। एंड व्हाट अबाउट नॉन लीनियर, जैसे तुम्हारा टेट्राहेड्रल CH4, आपने एज्यूम कर लो, मैंने शेप दिखाई थी। ट्रांसलेशनल भी तीनों डायरेक्शन में होगा, रोटेशनल भी तीनों डायरेक्शन में होगा। और टोटल कितने हो जाएंगे, 15, क्योंकि कितने हैं एटम, 5। ठीक है, तो 15 में से क्या करना, वाइब्रेशन निकाल लोगे आप, 15 माइनस दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा, 9। क्लियर है, ये चीजें थोड़ी सी आप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा जी। फिर मैं बता रही हूँ, जो ये वाला पार्ट है ये फिजिक्स के आपके पेपर में आता है, ये पक्का आता है। केटीजी से तो 200% आपके नीट में सवाल आता है, तो वहीं पे ये पढ़ते हो। बट केमिस्ट्री में भी थोड़ा पोर्शन है, तो मैं केमिस्ट्री वाले टीचर भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आओ लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, पता है सबको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और एक, हालांकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अगर इसका मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताऊं, अगर आपके सिस्टम की स्टेट की एनर्जी U1 है, इंटरनल एनर्जी व्हाट, सिस्टम के अंदर की एनर्जी क्या है, U1 है। अगर आप क्या कर रहे हो, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसकी क्या होगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। यस मैम। ठीक है, अगर आप उसको हीट दे रहे हो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, मोशन बढ़ेगा ना, इसलिए। अगर आप उसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर काम भी करवा रहे हो, तो फाइनल स्टेट क्या बनेगी आपकी, अगर U2 लोगे तो U1 प्लस Q प्लस W, तो U2 माइनस U1 क्या हो जाएगा बच्चों, Q प्लस W। तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, Q प्लस W। तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ध्यान रखना, Q आपका पाथ फंक्शन है, W आपका स्टेट फंक्शन है, बट Q प्लस W आपका क्या है बच्चों, स्टेट फंक्शन है। क्या बोल दिया मैंने, ठीक बोला है। Q आपका पाथ फंक्शन है, W आपका पाथ फंक्शन है, बट Q प्लस W क्या है, स्टेट फंक्शन, क्योंकि डेल्टा U के बराबर है और हमें डेल्टा U पता है स्टेट फंक्शन, तभी तो इसको ऐसे लिख पा रहे हैं, U2 माइनस U1। ध्यान से देखिए, आधा घंटा रह गया अपने पास। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए बच्चों, क्रैक द PYQ। आइए जी, आराम से करो। एक चीज मैं बताना भूल गई थी, इसमें ऐड ऑन कर दूंगी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है फॉर एन आइडियल गैस। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो मजाल है इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाए। ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो मजाल है कि इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाए फॉर एन आइडियल गैस।
तो अब बताइए कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। देखो नहीं है पूछा है, तुम बड़ी गलती करते हो। मैं सारे पॉइंट्स बता चुकी हूँ तुम्हें, सारे पॉइंट्स। आजो जी, हुआ किसी का? यस मैम। कौन सी स्लाइड पे आगे बच्चों? वैसे अपन 24 पे आए हैं भाई, बहुत कम स्लाइड हो गया अभी, अराउंड 60 स्लाइड्स हैं। चलिए जल्दी आइए, क्या आएगा इसका आंसर? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन होगा, सी होगा क्या? बी कौन बोला? माइनस एनआरटी एल एन वी टू वी वन, ये तो बताया था मैंने रिवर्सिबल के केस में। ये तो गलत है। यस डेल्टा यू बिल्कुल ठीक है, चेंज नहीं होगा। अगर आइसोथर्मल का मतलब अगर टेम्परेचर सेम है तो डेल्टा यू भी चेंज नहीं होगा। और ये क्या है? फॉर अ सिस्टम ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इवॉल्व डायरेक्टली चेंजेस टू इंटरनल एनर्जी। हो सकता है कि यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा हो, अब हो जाएगा। आइए जी, बट आई थिंक आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, मतलब सॉरी सी होगा। नोट करेक्ट पूछा है, ध्यान से सुनना, नोट करेक्ट पूछा है। ये बच्चे पता नहीं बहुत गलतियां करते हैं, मैं बार बार बोल चुकी हूँ, प्लीज ध्यान रखना। ये आ जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तुम्हारे नीट में भी और टेस्ट में भी आ सकता है। फॉर आइसोथर्मल, अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इज योर फर्स्ट लॉ वाला इक्वेशन। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट बच्चे, अगर मैं बात कर रही हूँ आइसोथर्मल रिवर्सिबल और एज वेल एज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल देखो क्या है, ये सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो तो डेल्टा यू की हिम्मत थोड़ी ना चेंज होने की, यानी कि डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। और अगर डेल्टा यू जीरो हो जाएगा तो क्यू क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? यस मैम। यानी कि इधर आओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर मान लो आप एक्सपेंशन करा रहे हो, तो एक्सपेंशन से क्या होता है? सिस्टम करवा रहा है ना एक्सपेंशन, सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है तो मतलब आप तो अंदर की एनर्जी खर्च कर रहे हो उसकी। और अगर अंदर की एनर्जी खर्च करो तो टेम्परेचर शुड बी चेंज, बट हमने कहा टेम्परेचर को क्या करना है? कांस्टेंट करना है। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? उसका टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए हीट देनी पड़ेगी उसको कंटिन्यूअसली, सो दैट उसका इंटरनल एनर्जी चेंज ना हो और टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। इसको मैंने डिटेल में, बहुत डिटेल में, कम से कम 40 मिनट लिया था इन 2 स्लाइड्स को पढ़ाने के लिए। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वहां पे पढ़ लो, अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ? हीट मिलेगी, काम होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, जो हीट मिलती जा रही है वो काम में होती जा रही है, मतलब हीट देते जा रहे हो उससे काम होता जा रहा है। काम बोले तो एक्सपेंशन होता जा रहा है। गेटिंग? चलिए उसके बाद है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का फॉर्मूला ये होता है। अब क्यू हमारे पास माइनस डब्ल्यू है, तो अगर मेरा इरिवर्सिबल वर्क डन ये है डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो क्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का साइन लग जाएगा। ऐसे ही इरिवर्सिबल में मेरा वर्क डन माइनस 2.303 एनआरटी log v2 by v1 होता है, तो क्यू क्या हो जाएगा? आगे साइन पॉजिटिव लग जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस मैम। चलिए उसके बाद है ये वाला सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे नीट में आया था, आई डोंट नो विच ईयर। ओके, फॉर एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इनटू वैक्यूम। अगर मान लो तुम अगर वैक्यूम के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो तो वहां पे तो भैया काम हो ही नहीं रहा, वैक्यूम के अगेंस्ट वो अपने आप हो रहा है। ठीक है, तो देयर इज नो वर्क डन, और अगर वर्क डन नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा वर्क डन। बताइए, बोलो। यस वर्क मैम। डन जीरो हो जाएगा, ना ही हीट का कुछ हो रहा है, हीट देनी नहीं पड़ रही, अपने आप काम हो रहा है, तो हीट क्यू भी जीरो होगा और डेल्टा यू भी। यहाँ पे ऐड कर सकते हो आइसोथर्मल। ठीक है, तो आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू जीरो, डब्ल्यू भी जीरो। एंड व्हाट अबाउट बच्चे एडियाबैटिक प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? हीट का आदान प्रदान नहीं होता फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, मतलब नहीं होता है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू जीरो हो जाएगा, यानी कि डेल्टा यू क्या आ जाएगा? डब्ल्यू एडियाबैटिक। अब ध्यान रखना, इधर आओ, डब्ल्यू क्या बताया था मैंने? पाथ फंक्शन, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू एडियाबैटिक क्या हो गया? स्टेट फंक्शन। डब्ल्यू एडियाबैटिक क्यों? क्योंकि वो डेल्टा यू के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई मुझे समझाएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एडियाबैटिक? इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी रट्टा मारना है क्या चीजों? बोलो। हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। देखो हीट एक्सचेंज कहाँ बोल दिया? देखो अब बेसिकली क्या हो रहा है, आप काम करवा रहे हो, मैंने कहा काम करवाओ, लेकिन मैं तुम्हें हीट नहीं दूंगी, अपने खर्चे पे काम करो। तो यानी कि अगर तुम बाहर से हीट ही नहीं दे रहे, तो जो इंटरनल जो सिस्टम के पास एनर्जी है वो अपने खर्चे पे ही काम करवा रही है। बताओ,
अपनी एनर्जी खर्च कर रही है काम करवाने के लिए, बताओ। यस मैम। ठीक है, तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू एडियाबैटिक के। ठीक है, आइसोकोरिक में क्या होता है, डेल्टा वी जीरो, तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, क्यू के। यानी कि जो सिस्टम को आप हीट दे रहे हो वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आ रही है। तो यही तो था, फॉर ए सिस्टम ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट इवॉल्व या आप दे रहे हो वो डायरेक्टली किस में चेंज हो रही है, इंटरनल एनर्जी में हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे कंसेप्ट्स हैं। उसके बाद वर्क डन, इसमें दिखा रखा है कि हर केस में वर्क डन देखो अलग अलग आएगा, इसलिए हम बोलते हैं वर्क डन क्या है बच्चे, पाथ डिपेंडेंट पाथ है। फंक्शन। ठीक है, अगर आप आइसोबैरिक प्रोसेस से जाओगे तो आपका वर्क डन अलग आएगा, अगर आप आइसोथर्मल वाले प्रोसेस से जाओगे तो आपका क्या बोलते हैं, वर्क डन अलग आएगा। एडियाबैटिक वाले पाथवे से जाओगे तो आपका वर्क डन क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कीजिए। For an isothermal reversible expansion process, the value of Q can be calculated by the expression. क्यों निकालना आपको, आइसोथर्मल देखो रिवर्सिबल है, वर्ड्स को पकड़ोगे तभी आंसर कर पाओगे, क्या होगा, ए होगा। यस मैम। ठीक है, यस मैम। क्योंकि Yes, डब्ल्यू में ma'am. माइनस आता है तो क्यू में वो हो जाए। ये देखो, ये क्वेश्चन मैं बोल रही थी जो इंपॉर्टेंट है, जो नीट में आया हुआ है, करो इसको ध्यान से देखना। डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट पूछा है, दिमाग पे जोर दो, बी एक्टिव, सुबह सुबह का टाइम है, बी एक्टिव बच्चों। आनिया आंसर बताओ बेटा, आनिया। बाकी सब लोग चुप क्यों बैठे हो, नहीं पढ़ के आए क्या। आनिया मैम, बी वाला गलत है क्या। हाँ देख लेते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जीरो होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आइसोकोरिक के लिए डब्ल्यू जीरो होता है, ये भी ठीक है। आइसोथर्मल के लिए डेल्टा, ये भी ठीक है, ये गलत है। फिर एडियाबैटिक में क्यू जीरो होता है, यानी कि डेल्टा यू शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू, बट ये तो गलत है। क्लियर है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए बच्चों, आराम से क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो वो आ गया जो तुम कह रहे थे ना, रिवर्सिबल वाला आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन बिना फॉर्मूला लगाए भी सोल्व हो जाएगा। A piston filled with 0.04 mole of an ideal gas expand reversibly from 50 ml to 375 ml at a constant, पढ़ लो क्वेश्चन, हो सकता है मेरे पढ़ने से कंफ्यूज हो जाओ, तुम पढ़ो। मोल दे रखे हैं गैस के, वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दिया हुआ है, और ये सब करने पे उसने 208 जूल की हीट एब्जॉर्ब किया ये काम करते वक्त। तो क्यू एंड डब्ल्यू की वैल्यू बता दो। नीट में भी आया होगा ये क्वेश्चन। इलेवन 45 तक ले लू ना क्लास। यस लेनी पड़ेगी, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा, बहुत स्लो चली मैं स्टार्टिंग में। मैम, वो वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, डब्ल्यू। एक मिनट रुको, कहाँ गया ये क्वेश्चन, हाँ वही वाला लगा सकते हो, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT। आई थिंक सब कुछ दिया हुआ है, N दिया हुआ है, R की वैल्यू भी तुमने दया करके दी हुई है, टेम्परेचर भी ऑल्सो गिवन, इसको केल्विन में चेंज कर लेना, और V2 बाई V1 या तो ऐसे लगाओ, नहीं तो सिंपल है भाई, इतनी उसने एब्जॉर्ब करी हीट, यानी कि +208, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करेगा तो प्लस का साइन आएगा, और W उससे अपोजिट आएगा, ये आंसर। ठीक है, आपको लगाने की भी जरूरत ऐसे नहीं। भी कर सकते हैं ना मैम, ऐसे भी कर सकते हैं ना कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, डेल्टा यू क्या, अरे तभी तो ये आया, तभी तो दोनों का अपोजिट साइन आया, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू जीरो, क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी कि जो भी हीट की वैल्यू आएगी वर्क डन की उसकी अपोजिट आएगी, एक प्लस में आ रहा तो दूसरा माइनस में, एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी, आओ जी, अब हीट का क्या सीन है बताओ जी। मैं बोल सकती हूँ कि हीट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। यस मैम। Yes, ma'am. अगर एक तुम छोटा बाउल ले रहे हो उसको हीट कर रहे हो, और एक बड़ा बाउल ले रहे हो उसको हीट करो, हालांकि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बट पहले कौन जल्दी आ जाएगा,
कब पहले कौन जल्दी उबल जाएगा? Small. बॉयल कौन जाएगा? स्मॉल वाला। तो यानी कि जो आपका क्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करो तो आपका हीट भी चेंज होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हो तो आपके पास क्या आता है? ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल, है ना। और सी क्या है आपका बच्चों? मोलर हीट कैपेसिटी। आगे मोलर लग गया, मोलर लग गया तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, Yes, ma'am. क्योंकि अब हम ना डेल्टा यू का आप लोगों को एक रामबाण फॉर्मूला बताने जा रही हूँ जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब देखो बच्चे, ओके चलिए अब एक बात बताओ, जो डेल्टा यू है बेसिकली, अब मैं तुम्हें डेल्टा यू डिराइव करवाने वाली हूँ, डेल्टा यू का फॉर्मूला बताने वाली हूँ। एक बात बताओ, डेल्टा यू हमारा क्या है? स्टेट फंक्शन है। उसको मतलब नहीं है कि आप कौन से प्रोसेस है, आप आइसोबैरिक से आए, आप आइसोथर्मल से, आप आइडियाबैटिक, उसको मतलब नहीं है आप आइसोकोरिक से आए, ठीक है। आप किसी के लिए भी डेल्टा यू का जो फॉर्मूला है वो किसी भी प्रोसेस पे लगा सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, कोई हमारे लिए अगर आसान तरीका हो जिससे हम डेल्टा यू का जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर सकते तो करके आएंगे। तो मुझे सबसे पर्सनली मुझे जो सबसे सिंपल लगता है वो आइसोकोरिक लगता है, क्योंकि आइसोकोरिक में वर्क डन ही 0 हो जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, आइसोकोरिक के लिए वर्क डन 0 होता है तो डेल्टा यू क्यू के बराबर हो जाएगा, है ना। और क्यू क्या है बेटा? हमारे पास एनसी डेल्टा टी है, क्योंकि आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो यहाँ पे एनसी भी आ जाएगा। तो डेल्टा यू की भी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? एनसीवी डेल्टा टी। इसको याद रखो, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है बच्चों। डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है। ये वही है जो मैंने बताया, ये देखो ये वही है। एक बार पढ़ लो इसको, ये पता नहीं क्यों स्लाइड लगा दी मैंने, देख लो एक बार, ये वही है जो मैंने आपको बताया बच्चे। यस मैम। ये ग्राफ बनाया हुआ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एनी प्रोसेस देखो, फॉर एनी प्रोसेस डेल्टा यू रिमेन सेम, क्योंकि वो क्या है? स्टेट फंक्शन है। सो विल वी सिलेक्टेड वी कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा। चलिए अब आइए वर्क डन इन एडियाबैटिक। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया बच्चों? वर्क डन हम किस में पढ़ चुके हैं? आइसोथर्मल वाले में पढ़ चुके हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, यस मैम। ठीक है। एक बात बताओ, एक तो मैं बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। अभी हमने इससे पहले वर्क डन हमने इरिवर्सिबल में अलग निकाला, रिवर्सिबल में अलग निकाला, गेटिंग माय पॉइंट। जबकि एडियाबैटिक में हम एक ही वर्क डन पढ़ते हैं, वो भी मैं बताती हूँ कौन सा पढ़ते हैं। क्योंकि डेल्टा यू किसके बराबर आता है बच्चों? डब्ल्यू एडियाबैटिक के बराबर आता है। अगर आपका एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है? हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना, तो क्यू 0 होगा तो ये बराबर आ जाएगा। तो डब्ल्यू एडियाबैटिक क्या है? स्टेट फंक्शन है। तो चाहे आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। Same. तो हम एक के लिए निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालते हैं? आपको डेरिवेशन अपनी नोटबुक में नहीं लिखनी है, आप सिर्फ देखिए जो मैं करा रही हूँ, ठीक है। डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर आ गया बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस इज एडियाबैटिक। तो डेल्टा यू अभी मैं निकाल के आई हूँ एनसीवी डेल्टा टी, तो ये डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और सीवी मैंने अभी आपको क्या सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? F/2 R डेल्टा टी, ठीक है। अब क्या होगा? टेम्परेचर क्या? डेल्टा टी T2 माइनस T1। आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है? PV इज इक्वल टू nRT। तो इसको अपन ने क्या लिख दिया? P2 V2 माइनस P1 V1। तो ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब इसको कैसे लिखोगे? आपको डेरिवेशन नहीं करनी, ना ही पेपर में आनी। अगर किसी बच्चे को ऐसे याद है तो प्लीज ध्यान रखो, वर्क डन हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। गामा क्या है? एडियाबैटिक कोफिशिएंट है, जो हर गैस के लिए अलग अलग होगा। मोनोएटॉमिक के लिए अलग, डायटोमिक के लिए अलग, ट्राइएटोमिक के लिए अलग, पॉलीएटोमिक के लिए अलग। P2 याद करो, P2 V2। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम ये गामा दे रखा होगा क्वेश्चन में? गामा आपको पता होना चाहिए, दे भी रखा हो सकता है, निकालना भी पड़ेगा। अब निकालेंगे कैसे वो भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। P2 V2 माइनस P1 V1 बाय गामा माइनस 1। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में तुम्हें प्रेशर और वॉल्यूम ना देके टेम्परेचर और वॉल्यूम दे रखा हो तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? तो आप लगाओगे, यहाँ लिख दो NR T2 माइनस T1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। तो ये दोनों फॉर्मूले अभी अपनी रफ नोटबुक में लिखो अगर लेके बैठे हो तो। P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। अगर टेम्परेचर की फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं तो NR T2 माइनस T1 गामा माइनस 1। ये देखिए बच्चे, मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F होते हैं, तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि डायरेक्ट ध्यान रखो, फायदे में रहोगे। मोनो एटॉमिक के लिए सबसे ज्यादा होती है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी, देखो 5 हुई 6 हुई तो गामा की वैल्यू क्या होती गई? कम। ये दोनों ध्यान रखो, बाकी आपसे नहीं पूछते हैं। मोनो के लिए 1.67 चैट बॉक्स में लिख दो और ये बता दो जगे हुए या नहीं जगे हुए हो। मोनो एटॉमिक के लिए 1.67 और डाई एटॉमिक के लिए 1.4।
शाबाश। मोनोएटॉमिक के लिए 1.67, डायटोमिक के लिए 1.4। ये क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको दो फॉर्मूले बताना चाहूंगी बच्चों फॉर एडियाबेटिक। लिखिए, काम आएगा। एक मिनट रुको। हाँ, फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल वाले केस में देखना, ये पीवी गामा कांस्टेंट होता है। शाबाश। टीवी गामा -1 कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे आप लोग? पानी वाली गैंग कांस्टेंट है, टेंट वाली गैंग में एक कांस्टेंट है। ऐसे याद करने का तरीका है, मुझे मेरी टीचर ने बताया था व्हेन आई वाज इन मास्टर्स, तो मैं वही अब बच्चों को भी वही चिपकाती हूँ। पानी वाली गैंग कांस्टेंट है, टेंट वाली गैंग में एक कांस्टेंट है -1। ठीक है, याद रखना बच्चों। कर लिया? टी टेम्परेचर, वी वॉल्यूम, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम। चलिए ये वाला क्वेश्चन को पहले देख लेना क्या दे रखा है। एडियाबेटिक में सिर्फ तुम्हें यह ध्यान रखना, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में कुछ पूछ रखा है, टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में कुछ पूछ रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला लगाओगे। 1 मोल ऑफ NH3 गैस, 1 मोल है, टेम्परेचर दिया हुआ है, इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंडीशन टू मेक, वॉल्यूम कितना हो गया? 8 टाइम्स हो गया। पहले वॉल्यूम मान लो V1 था, तो V2 क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स ऑफ V1 हो जाएगा। गामा इज ऑल्सो मेंशन हियर। फाइनल टेम्परेचर एंड वर्क डन तुम्हें बताना है। लगाओ जी, क्या फॉर्मूला लगाओगे? वर्क डन का फॉर्मूला बता दो और फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालोगे? -2.303 nRT log V2 minus V2. T1 V1 equal to T2 V2. कौन सा है ये? एक बार देखना, एक बार चाटा लग जाएगा तुम लोगों को। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कैसे लगा दोगे वो वाला जो तुमने बोला था निष्का अभी? मैम तो nRT2 minus T1 upon हाँ हाँ, ये बोलो। W क्या लगेगा जो अभी निकलवा के आई मैं तुम्हें, ये रहा। ठीक है, NR T2 माइनस T1 गामा -1। लेकिन अब टेम्परेचर भी तो निकालना पड़ेगा ना, तुम्हें तो T1 ही दे रखा है, N दे रखा है, T2 को निकाल के आएगा। वो कैसे निकालोगे? फाइनल टेम्परेचर जो यहाँ से क्या करोगे? PV is equals to nRT. नहीं, PV इक्वल टू NRT कहाँ से लगा दोगे? लगाना, वॉल्यूम दे रखा है क्या? अच्छा, प्रेशर दे रखा है क्या? फंस गए, फंस गए। मैंने कहा एडियाबेटिक के लिए दो ही फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। टेंट वाली गैंग में एक कांस्टेंट भाई, अभी तो बताया, देख लेना रिलेशन क्या बताया हुआ है। Yes. टेम्परेचर वॉल्यूम तो यहाँ पे करो T1 V1 गामा -1, T2 V2 गामा -1। तो T1 कितना है? कितना करो इसको, 300 हो जाएगा ना ये, 300। और Yes. V1 को V1 ही रखो, गामा -1 यानी कि 1.33 -1 कितना हो गया? 0.33। तो क्या करूं इसको 1/3 लिख लेती हूँ। T2 हमें निकालना ही है, V2 8 टाइम्स हो गया है V1 के, तो 1/3। हाँ, कैलकुलेशन आ रही है समझ में या ऊपर से जा रहा है? इसको सोल्व करो, T2 आ जाएगा तुम्हारा आ रहा है 150 केल्विन आ रहा है। अब T2 है, T1 है, गामा है, N है, R है, W निकाल देना एंड यू विल गेट योर आंसर विच इज 8। समझे मेरे बच्चों? यानी कि इधर आओ, एडियाबेटिक में यहाँ लिख दूं क्या? मेरे पास जगह है, यहाँ पे लिख देती हूँ। अरे ये 2 बार आ गया क्या? चलो सही है, 2 बार आ गया। चलिए, तो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो बेसिकली तुम्हें क्या ध्यान रखना है? 2 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। क्या? P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय गामा -1। और अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म्स में पूछा है तो T2 माइनस T1 गामा -1। और पानी वाली गैंग कांस्टेंट है और टेंट वाली गैंग में एक कांस्टेंट है। हाँ बेटा, मैम मेरा टेम्परेचर जो है वो 150 upon √2 आ रहा है। नहीं तुमने कुछ गड़बड़ किया है, इधर देखो। क्योंकि वो 300 upon क्यूब रूट ऑफ 8 हो जाएगा ना। एक बार इसको कैलकुलेट करना, 1.33 -1 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 0.33। तो इसको 0. हाँ ये लिख सकती हूँ, 150 आना। चलो को मैं चेक करती हूँ कहीं पक्का कैलकुलेशन गलती हुई। इधर आना, 300 इंटू V1 1/3 इज इक्वल टू T2 इंटू 8 1/3 और
इंटू V1 1/3, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। यस मैम। कुछ अच्छा, क्यूब रूट ऑफ 8 जो होता है वो 2 होता है, मैंने 2√2 ले लिया। यस मैम। अच्छा हाँ देखो मैं भी कंफ्यूज हो गई, हाँ भाई ठीक है ठीक है, वो होता है वो 2√2 वो होता है 2 इंटू 1.414, हाँ ठीक है ठीक है 2 आएगा। मैं सोच आंसर तो भाई 150 है इसका। चलिए चलें आगे। यस। उसके Yes, बाद ma'am. ये वाला क्वेश्चन कर दो जल्दी, बोर तो नहीं होगे ना, बोर नहीं होना बच्चे, थोड़ा रहता है अपना भी। 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है एक्सपेंडेड इनटू वैक्यूम, वैक्यूम को पकड़ो, क्या आएगा आंसर? वर्क डन 0, वैक्यूम के अगेंस्ट देयर इज नो वर्क डन, जान करके कंफ्यूज किया है। अब आओ एंथैल्पी पे। एंथैल्पी क्या होता है? U प्लस पीवी। अब मैम ऐसा रट्टा मरवाओगे क्या? नहीं मैं रट्टा नहीं मरवाऊंगी। देखो आपको पता है, सपोज आप कोई सिस्टम से काम करवा रहे हो, सिस्टम ने अपनी एनर्जी खर्च की, अगर उसमें वो अपना ये भी खर्चा ऐड कर दे कि मैंने कितनी एनर्जी खर्च की, वो क्या होती है? एंथैल्पी। क्या बोला मैंने? अगर आप सिस्टम से कोई काम करा रहे हो, उसकी एनर्जी खर्च होगी और कुछ बचेगी, तो यू क्या है? बची हुई एनर्जी। लिख दूं क्या? यू क्या है? बची हुई एनर्जी। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ना, 20 ही बच्चे स्टार्टिंग में थे, अभी भी इतने ही है, क्या बात है। पीवी क्या है? खर्चा, कितनी उसने खर्च कर दी, तो दिस इज योर एच। अब इन्होंने बना दिया तो हम पढ़ रहे हैं उसको, है ना। एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। अब ये भी क्या है, देखो एच का कोई मीनिंग नहीं होता या यू का कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए हम चेंज निकालते हैं। तो बेसिकली एच डेल्टा एच भी क्या होगा? स्टेट फंक्शन होगा, जिसको आप हीट क्वांटिटी भी बोलते हो। अब आओ यहाँ पे बहुत ही सुपर डुपर वाले मैं 2 फॉर्मूले बताने वाली हूँ तुम लोगों को, प्लीज ध्यान से देखना। ओके इधर आइए। फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। अब 2 फॉर्मूले आने वाले हैं तुम्हारे आगे। एक मेयर रिलेशन था, मैंने लिखा नहीं क्या यहाँ पे, एक स्लाइड खाली छोड़ दी, 1 मिनट रुको बच्चे। यहाँ पे ना एक फॉर्मूला लिखो, पता नहीं स्लाइड कैसे रह गई। मेयर्स रिलेशन, याद है बताया था मैंने? मेयर्स रिलेशन ये आपके नीट में डायरेक्ट आया था। बताओ भाई इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो ध्यान रखना, सीपी माइनस सीवी क्या होता है? आर होता है। ये सीपी और सीवी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना। और गामा क्या होता है? सीपी बाय सीवी, ठीक है। तो अगर आपको सीपी की वैल्यू पता है, सीवी की वैल्यू पता है, तो आप गामा निकाल सकते हो। अदरवाइज आप याद ही रखो, मोनो के लिए 1.6 और उसके लिए 1.4, ये ध्यान रखना रिलेशन, ठीक है। इसके बाद आता है फॉर, अगर मान लो बच्चे एंथैल्पी के अब 2 फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगी। एक तो वो फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, अगर मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन आ रहा है और वो एक ही सिर्फ एक गैस के ऊपर काम कर रहा है, वहां पे नंबर ऑफ मोल सेम है, सिर्फ आपका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो रहा है, तो उस केस में आप जो फॉर्मूला लगाते हो वो ये लगाते हो, डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। जैसे आपका डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी होता था बच्चे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे ही आपका डेल्टा एच एनसीपी डेल्टा टी होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ जो मोल्स ऑफ गैस है वो सेम रह रहा है, और कांस्टेंट प्रेशर पे ये वाला फॉर्मूला होगा एनसीपी डेल्टा टी फॉर ऑल प्रोसेस। फॉर ऑल प्रोसेस क्यों बोला? क्योंकि डेल्टा एच भी क्या है बच्चों? स्टेट फंक्शन है। देख पा रहे हो? यस मैम। देखो इधर आओ, U प्लस पीवी सबको पता है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एनआर डेल्टा टी, बच्चों लिख दूं। और ये क्या होता है? डेल्टा पीवी होता है, चेंज दिखा रहे हो आप, ठीक है। तो अब होगा क्या? एनसीवी डेल्टा टी प्लस एनआर डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा? सीवी प्लस आर क्या होता है बच्चों? सीपी। तो यहां से आया, ये डेरिवेशन ऐसे हुई है। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस आपसे पूछा गया है ऐसा कोई क्वेश्चन, तो वहां पे आप एनसीपी डेल्टा टी लगा के आएंगे। एक ये वाला फॉर्मूला याद रख लेंगे और एक ये वाला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। देख रहे हो बच्चों? यस मैम। देखिए हो सकता है ना आपको प्रेशर दे रखो, P2 दे रखो, V2 दे रखा हो, P1 V1, तो फिर ये लगा के आना पड़ेगा। और ये आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए। पहले एक बार ध्यान से निहार लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। निहार लिया? यस मैम। ठीक है। उसके बाद है मैंने कुछ ऐड करना था कि यहाँ पे, प्लीज 1 मिनट मुझे दो। ओके हाँ
तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, डेल्टा एच क्या आ गया तुम्हारा, एनसीपी डेल्टा टी, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ये आ जाएगा। ठीक है, हम कौन सी स्लाइड पे पर पहुंच गए वो मैंने भी नहीं देखा बच्चे, अभी बस करते जाओ क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, अभी बस करते, तो मुझे भी नहीं पता कौन सी स्लाइड पे पहुंच गए। तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना। डेल्टा एच क्या है बच्चों, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, यस और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना, अगर मान लो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन का मतलब एनर्जी खर्च हो रही है, और एनर्जी खर्च हो रही है मतलब डेल्टा एच कम हो रहा है, कूलिंग हो रही है। याद करो, डेल्टा एच लेस देन 0, खर्चा हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है, घट रही है, तो क्या होगी, कूलिंग होगी। सेम डेल्टा यू में भी तो ऐसे करते थे, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो अंदर की एनर्जी खर्च हो रही है, और अगर एनर्जी खर्च हो रही है तो क्या होगी, कूलिंग होगी, गैस ठंडी पड़ जाएगी। ठीक है, और अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, कंप्रेशन में होगा। कंप्रेशन का मतलब क्या है, एनर्जी दे रहे हो, तो ये आपका एंडोथर्मिक वाला केस होगा, ये आपका एक्सोथर्मिक वाला केस होगा। ये चीजें आप ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पे कूलिंग होगी, यस मैम। यहाँ पे हीटिंग। चलिए, उसके बाद है एंथैल्पी चेंजेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक बात बताओ, अगर मान लो अभी मैंने आपको बताया फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, अगर मान लो वो नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दे तो क्या फॉर्मूला डिराइव होगा, वो आगे देखते हैं। तो एंथैल्पी चेंज वही होती है बच्चे, अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हो जो कि आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी उस रिएक्शन में, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब होगी, वो क्या होता है आपका एंथैल्पी चेंज होता है। द एंथैल्पी चेंज इन अ रिएक्शन व्हेन द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कंप्लीटली टू गिव द प्रोडक्ट एज गिवन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इधर देखिए, अगर आपका बच्चे नंबर ऑफ मोल्स चेंज किए हुए हैं तो आप लोगों का ये फॉर्मूला लगेगा एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जबकि उसमें चेंज हो रहे थे प्रेशर और टेम्परेचर, डेल्टा पीवी हो रहा था ना, याद करो। फिर हमने इसको एनआर डेल्टा टी लिखा था, उसमें एन Yes, सेम ma'am. था बट इसमें एन अलग है, और जब एन अलग होगा बच्चों तो डेल्टा एनजी वाला फॉर्मूला लगेगा विच इज डेल्टा एच इज इक्वल, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आया था अभी नीट 2023 में, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, तो क्या लिखोगे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी, यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी, नीट 2023। और डेल्टा एनजी निकालने आता है मेरे बच्चों को, यस कल ही Yes, बताया था, ma'am. तो मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ, एक का बता देती हूँ। गैसियस वाला लेना है, 3 माइनस कितना हो जाएगा 1, यानी कि 2। यस मैम। ठीक है, और ये भी आप देख सकते हो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी होता है बच्चों। तो अगर डेल्टा एनजी 0 है तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव है मतलब ये इसमें से कुछ माइनस कर रहे हो तो डेल्टा एच कम हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब डेल्टा एच ज्यादा हो जाएगा। ये भी आप इस फॉर्मूले से ही बता सकते हो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। कौन सी स्लाइड पे पहुंच गए बच्चे, मैं बताती हूँ कौन सी स्लाइड पे पहुंच गए हम पहुंच गए हैं 45 स्लाइड पे, और स्लाइड है टोटल 66। पूरा नहीं हो पाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं आधा घंटा और ले लेती हूँ एक्स्ट्रा क्लास, ले लू ना। पानी वानी पी लो Yes, बेटा, ma'am. नहीं तो सो जाओगे, पानी वानी पी लो क्योंकि चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को। पीयूष हो गया, यस मैम। क्या आंसर है? मैम फर्स्ट ऑप्शन। देखो फॉर्मूला वही लगेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा थर्ड यू ऑप्शन आएगा ना। डेल्टा एन जी आर टी। देखते हैं बच्चे, डेल्टा एच क्या -3 आर टी, डेल्टा यू हमें नहीं पता। ठीक है, और डेल्टा एन जी क्या है देखना, -1। यस मैम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -3 आर टी प्लस आर टी डेल्टा यू, तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा बच्चे -2 आर टी, और डेल्टा एच क्या था 3 आर टी। आपको मोड बताना है बच्चे, मॉडुलस लेना है, तो डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना तनिष्का, ये तुमने क्लास के दौरान भी गलत किया था क्वेश्चन, मुझे याद है। मोड पूछा है ना आपको, माइनस नहीं देखना, अभी देखो पॉजिटिव बतानी है आपको क्वांटिटी, तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। हाँ जी, बाकी सो गए क्या, क्या हो रहा है मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम, क्या हो क्या रहा है आज थर्मोडायनेमिक्स में? ठीक है, No, अच्छे ma'am, ऐसा नहीं। से चलिए, दिस इज योर होमवर्क, मुझे पता है अगर बैठे हो तो डेफिनेटली समझ में आ रहा है। ये दिस इज योर होमवर्क, और ये आपके फॉर्मूला रिमेम्बर। ठीक है, ये वही है, एक बार 5 सेकंड दे रही हूँ, नजर मार लो,
जब फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एंड फॉर अ चेंज जब नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एम जी आर टी। उसके बाद आओ हेज़ लॉ। क्या कहता है हेज़ लॉ? सिंपल कहता है एंथैल्पी चेंज, हीट इवॉल्व या हीट एब्जॉर्ब किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में होगी तो वो सेम होगी, चाहे आप रिएक्शन को एक ही स्टेप में करवा रहे हो या नंबर ऑफ स्टेप में करा रहे हो। जैसे ये वाली रिएक्शन देखो, आप कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाह रहे हो, एक तो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट O2 से करा रहे हो, या पहले उसमें +2 करके CO कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हो, फिर +2 डाल के CO2 बना रहे हो। तो बेसिकली या तो उसको आप 2 स्टेप में करवाओ या एक ही स्टेप में करा दो, जो डेल्टा H है विल रिमेन सेम। दिस इज अ हेज़ लॉ, सिंपल देसी भाषा में इसकी डेफिनेशन। चलिए क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इसलिए बोलूं क्योंकि कर सकते हो। बेसिकली आपको फाइनल ये इक्वेशन बनानी, इन तीनों को यूज करके आपको दिमाग अपना चलाना है और ये देखना है इन तीनों इक्वेशन से मैं ये कैसे बना सकता हूँ। और वही, और ध्यान रखना जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो 1 मोल के लिए डिफाइन होती है, ये जरूर ध्यान रखना। याद आ रही है किसी को? यस मैम। चलिए यस मैम। चलिए मेरे बच्चों करो। यहाँ पे देखो क्या करें, हाँ कार्बन ग्रेफाइट जो है वो राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसको तो एज इट इज रखूं बच्चों, ध्यान से देखो मैं कैसे करती हूँ। उसके बाद 2H2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये भी लेफ्ट हैंड साइड है तो कुछ नहीं करना, -2 इंटू 285.8 बच्चों। CH4 क्या है, राइट हैंड साइड पे है ना, और यहाँ पे भी, तो बस खत्म, काम खत्म, पैसा हजम। देखो अगर किसी को टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चंस में तो वो एक एक को लिख लिख के भी देख सकता है, ऐड ऑन करके। मेरे को साफ दिख रहा था कि CH4 राइट हैंड साइड पे है और H2 लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। C ग्रेफाइट मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे है तो मैंने उसको एज इट इज रखा। थर्ड ऑप्शन आ रहा है तो थर्ड मान लेती हूँ क्योंकि मेरे पास आंसर इसका रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, देखिए बच्चों। यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला तुम्हारा, नहीं तो क्वेश्चन दे दूंगी। हीट कंबशन, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का कंबशन हुआ है और मोनोऑक्साइड का कंबशन हुआ है, उनका आपको डेल्टा H दिया हुआ है। आपको किसका निकालना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि, और ध्यान रखना ये बनता किस लिए, इनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनता है ना, ये वाली चीज ध्यान रखना बच्चों। तो बेसिकली इन दोनों से आपको ये थर्ड इक्वेशन बनानी है, तो दिमाग लगा लो, हो जाएगा। मैंने देखो तरीका बता दिया इसका, हो जाएगा। बाकी 15 बच्चे, यस मैम। बहुत बढ़िया। देखो मजबूरी में तो यस मैम नहीं पूछ रहे ना, हो रही है ना चीजें रिवाइज की, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने दिमाग में, Yes, ma'am. ब्रश अप हो गए होंगे सारे। आई नो सारी चीजें नहीं होती है एक क्लास में, हो सकता है कुछ टॉपिक आपके वीक भी हो, लेकिन बहुत सारी चीजें आपकी ब्रश अप हो गई होंगी। हाँ मैम ऐसे ऐसे पढ़ा था, ये तो वन शॉट है पूरा। है बेटा, ये तो पूरा वन शॉट ही हो गया, उसमें आपने सारे टॉपिक्स अच्छे से ही समझा दिए। चलिए आइए, अभी रोड रहते हैं तब बाद में 12 बजे बोलना ये वाली बात, ठीक है। अभी थोड़े टॉपिक रहते हैं, इधर आओ। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की क्या लिमिटेशन थी बच्चे? थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ने ये तो बता दिया कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एनर्जी कंजर्व होगी, लेकिन ये नहीं बताया कौन से डायरेक्शन में जाएगी, है ना, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी जाएगी या वाइस वर्सा, यानी कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाएगी। लो मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में नहीं बताया था, वो हमें किसने बताया? थर्मोडायनेमिक्स, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, जैसे ये स्पॉन्टेनिटी क्या होती है बच्चे? जो प्रोसेस अपने आप हो जाए, ये आपको थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़े और वो अपने आप होता जाए, राइट। ये बॉल का एग्जांपल, अगर ये बॉल है तो नीचे ही आएगी, अगर आप इसको ऊपर लेना चाहते हो तो आपको लेके जाना पड़ेगा। दिस इज एन सिंपल एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, समझ रहे हो? एक बॉल रख दे, वो नीचे ही आएगी ना, क्योंकि उसका क्या है, वो नीचे ही आई, वो फिनोमेना ऐसा है। लेकिन अगर आपको ऊपर लेके जाना है उसको, तो लेके पकड़ के जाओगे ना उसको। अब जो हिल से पानी आता है वो अपने आप ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। अब मैं बोलूं आपका क्या बोलते हैं, चाय का कप है, पड़े पड़े अपने आप ठंडा हो जाएगा। अगर आप चाहते हो गर्म करोगे तो गैस स्टोव पे जाओगे, गैस ऑन करोगे तो ही गर्म होगा, है ना। जैसे आपका पानी ऊपर चढ़ता है, मम्मी कहती है मोटर चला दो, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल है। कंटिन्यूस उसको क्या चाहिए? एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे 3 चीजें पढ़ेंगे जो स्पॉन्टेनिटी मतलब जिसके बेसिस पे हम ये बता पाएंगे कि हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो पहला एंट्रोपी, दूसरा एंथैल्पी हमने ऑलरेडी कर लिया है,
और तीसरा गिब्स फ्री एनर्जी। तो अभी तक हमने क्या किया, डेल्टा एच मैंने बताया था, डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बच्चों, और डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो एंडोथर्मिक होता है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक है तो वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। और एंट्रोपी में क्या होता है, डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव, एंट्रोपी इज व्हाट, रैंडमनेस, रैंडमनेस बढ़ रही है भाई, पूरे संसार की रैंडमनेस बढ़ रही है, ठीक है। डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, तो जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। बट बेटा देयर आर सम एग्जांपल जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है फिर भी वो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। देयर आर सम एग्जांपल जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव है फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है। यानी कि दो फैक्टर ये हमारे लिए काफी नहीं है स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करने के लिए। एक तीसरा बंदा कौन आता है पिक्चर में, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। पहले हम स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। डेल्टा एस के आपका स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा एस को आप ऐसे लिख सकते हो S2 - S1, ठीक है। और डेल्टा एस क्या होता है, Q रिवर्सिबल बाय T। इस प्लीज नोट डाउन कीजिए इस फॉर्मूले को। टेम्परेचर बढ़ेगा एंट्रोपी भी बढ़ेगी, लेकिन ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ेगा चेंज कम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. एंट्रोपी बढ़ेगी विद टेम्परेचर, बट जो चेंज है वो टेम्परेचर के साथ कम होगा, इसलिए ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। Q रिवर्सिबल क्या है, हीट अब्सॉर्ब व्हेन द प्रोसेस इज डन आइसोथर्मली, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट पता है ना, संसार की एंट्रोपी क्या है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज बच्चों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ मेन पॉइंट्स लिखा देती हूँ। डेल्टा एस टोटल क्या होगा बच्चे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, माइनस है। सराउंडिंग, ठीक है। और स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो यानी कि जो लिख देती हूँ तो बहुत ही गंदा लिख दिया मैंने, सराउंडिंग, ठीक है। तो जो सिस्टम की एंट्रोपी है, या मैं अगर बोलूं यूनिवर्स की जो बेसिकली एंट्रोपी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, तो डेल्टा एस जो टोटल आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, लेकिन किसके लिए आएगा बच्चों, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इसका मैंने एग्जांपल, इसको मैंने ना बहुत डिटेल में पढ़ाया होगा कि कैसे ग्रेटर देन 0 आएगा, तो आप वो देख सकते हैं उसमें, क्योंकि वो 30 मिनट में, आई थिंक 20 मिनट में समझाया था मैंने, ठीक है। अगर बच्चे आपकी डेल्टा एस टोटल 0 है तो ये किसके लिए होगा बच्चे, फॉर रिवर्सिबल, कोई भी प्रोसेस हो अगर उसके आगे रिवर्सिबल लिखा हुआ है तो डायरेक्ट लिख देना, वो क्या होगा बच्चों, 0 होगा, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है। अब डेल्टा Yes, ma'am. स्टेट फंक्शन है बच्चों, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या है, उसको मतलब नहीं है वो कौन से प्रोसेस से आया, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। तो यानी कि रिवर्सिबल की एंट्रोपी और इरिवर्सिबल की एंट्रोपी सेम होगी फॉर सिस्टम, है ना। सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेम होगी। अगर इसकी एक्स है तो उसकी भी एक्स होगी, बिकॉज डेल्टा एस इज ए स्टेट फंक्शन। उसके बाद हम पढ़ते हैं एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज के 3 फॉर्मूले बताए थे, याद आ रहा है थोड़ा? Yes, ma'am. देखो, पहला फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, मैं फिर बोलूं सिर्फ डेरिवेशन एक बार जब रिवाइज करोगे तब देख लेना, आपको पेपर में फॉर्मूला ही ध्यान आना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। बताइए, यही फॉर्मूला है जिसने रिवाइज किया हुआ है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद केस 1, एंथैल्पी चेंज इन केस ऑफ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में T1 क्या होता है, T2 के बराबर होता है, यानी कि ये टर्म तो गई गायब। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा बच्चे, NR ln V2 by V1। CV क्या है, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम है, वो दे रखी होगी वरना निकाल भी सकते हो। और आइसोकोरिक में क्या होगा, V1 V2 बराबर होगा, तो डेल्टा एस क्या होगा, NCV ln T2 by T1। यानी कि आपको मोटा मोटा ये वाला फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए बस। बताइए क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है। और आइसोबैरिक के प्रोसेस के केस में NCP ln T2 by T1। मतलब ये फॉर्मूला कैसे आया होगा बच्चों, जो ये वॉल्यूम है ना इसको भी टेम्परेचर के टर्म्स में चेंज कर लिया होगा। आपको पता है चार्ज ला क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V2 by V1 T2 by T1। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके CV प्लस R CP बन जाता है, वहां से आया ये, अगर आप देखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो NCP ln T2 by T1। क्लियर है जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन कर दो। कितने क्वेश्चन है, 1 2 क्वेश्चन है, उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी पे चलेंगे बच्चों। आज बस छोटा सा टॉपिक रह गया, सिर्फ 10 मिनट में छोड़ दो।
An ideal gas undergo expansion at constant pressure, isothermal है, during the process. टेम्परेचर सेम रहेगा इसमें। जी बिल्कुल, ध्यान रखना, डेल्टा यू भी टेम्परेचर के साथ जो है आइडियल फॉर एन आइडियल गैस, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो ना ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, ना ही डेल्टा एच चेंज होगा फॉर आइसोथर्मल आइडियल गैस। क्वेश्चन से ना और भी बातें निकल के आती हैं, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। और एक्सपेंशन हो रहा है, ध्यान रखना, एक्सपेंशन के साथ भी क्या होती है, एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि एक्सपेंशन होती है तो मॉलिक्यूल्स को ज्यादा जगह मिलती है, ज्यादा रेंडमनेस होती है, तो एंट्रोपी भी बढ़ती है। तो एंथैल्पी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बट एंट्रोपी इंक्रीजेस। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम। जैसे Yes, ma'am. वाला क्वेश्चन करो तुम, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज एंट्रोपी डिक्रीज, कौन से वाले केस में एंट्रोपी घटेगी? पानी को वो कर दो, फ्रीजर में रख दो, बर्फ जम जाएगी, एंट्रोपी गई, रेंडमनेस खत्म मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अगर इस टेम्परेचर भी करोगे, रेंडमनेस खत्म, ठीक है। आपके पास सरफेस है, गैस के मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब करा रहे हो, पहले मस्त खुला घूम रहे थे, अब वो एड्सॉर्ब हो गए, चिपक गए, खत्म एंट्रोपी। और यहाँ पे भी देखो एंट्रोपी क्या है, यहाँ पे 4 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो ABCD तीनों में एंट्रोपी चारों में एंट्रोपी घट रही है, ठीक है। नमक को पानी में मिलाओगे तो क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज करती है, घटती नहीं है बच्चों, यस मैम। ठीक है। चलिए, गिव्स फ्री एनर्जी तुम्हारा फेवरेट है क्या? ये बच्चों को बहुत गंदा सा टॉपिक लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में, तो मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया होगा, यहाँ पे मैं सिंपल ये बताती हूँ, गिव्स फ्री एनर्जी बेसिकली क्या होती है, यूजफुल वर्क होता है, मतलब नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है। एक तो वो होता है वर्क जो आपने खर्चा करवाया और उसका वर्क डन आया, इसमें आप खर्चा नहीं करा रहे, जो आपके पास बचा हुआ है। नॉन एक्सपेंशन वर्क का मतलब होता है कि कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास अवेलेबल है। देखो, एक एनर्जी तो आप काम करवाने में खर्च कर रहे हो, तो वो वाला वर्क डन होगा एक्सपेंशन वाला। एक आपके पास एनर्जी बची हुई है, कितनी अवेलेबल है कि आप उसको किसी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपल, ये है गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी का इंपॉर्टेंट रामबाण फॉर्मूला होता है G = H - TS, लेकिन G का कोई मीनिंग नहीं है, डेल्टा G का मीनिंग होता है विच इज डेल्टा H - T डेल्टा S। यानी कि हम कह रहे थे ना, 2 फैक्टर से हम नहीं बता सकते कि हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब जो तीसरा फैक्टर आएगा, अब हम बता देंगे कि हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा H इज योर एंथैल्पी बच्चे, T टेम्परेचर, ये एंट्रोपी, और ये अपना गिब्बू है, ये अपना गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। देखिए, यानी कि डेल्टा H अगर नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया ना, जैसे डेल्टा H नेगेटिव है एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा G नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा G 0 है तो इक्विलिब्रियम। याद करो, एक क्वेश्चन भी आया था टेस्ट में, तुम लोग गलत मार के आए थे। डेल्टा G 0 प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम, और पॉजिटिव है तो भैया रिएक्शन होगी नहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं हो सकता है, वो रिवर्स डायरेक्शन में भाग जाए। हाँ बोलो बेटा। डेल्टा G नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस कैसे होगा प्रोसेस? वाई आर राइट हैंड इज राइट, वाई आर लेफ्ट हैंड इज राइट, कोई रीजन है? ठीक है, डेल्टा G नेगेटिव स्पॉन्टेनियस होता है। अब ये डिपेंड करेगा कि डेल्टा H और डेल्टा S के साइन क्या ले, हम क्या साइन कन्वेंशन ले कि डेल्टा G हमारा नेगेटिव। जैसे डेल्टा H नेगेटिव है, हम बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक है, कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंटल तो पता चला जब वो दिखाते हैं कि हमारी हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तभी तो हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक है, ठीक है। चलिए, मेरे को पता था ये क्वेश्चन पूछेगा कोई। चलिए, उसके बाद है साइन कन्वेंशन। आओ, इसको मैं अपने तरीके से बताना चाहूंगी, और ये तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इसको मैं अपने तरीके से बताऊंगी। आओ बच्चे, डेल्टा G डेल्टा H - T डेल्टा S होता है, ठीक है। अगर मान लो अपना डेल्टा H नेगेटिव है और डेल्टा S पॉजिटिव है, यानी कि दोनों प्रोसेस फेवर कर रहे हैं। डेल्टा H नेगेटिव, ठीक है, एक्सोथर्मिक है, स्पॉन्टेनियस होता है। डेल्टा S भी पॉजिटिव है, स्पॉन्टेनियस होता है, तो डेल्टा G भी क्या होगा, नेगेटिव स्पॉन्टेनियस होगा। बोलिए। यस मैम। यानी कि स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, टेम्परेचर लो हो हाई हो डजंट मैटर। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस, अगर डेल्टा H पॉजिटिव हो और डेल्टा S नेगेटिव हो, तो किसी भी हाल में आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारे पेपर में, एट ऑल टेम्परेचर। तीसरा केस, पहले 2 केस बहुत इजी होते हैं, तीसरा,
अगर मान लो डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो क्या होगा? इधर आओ, मैं बताती हूँ तो क्या होगा। इधर आओ बच्चों, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच तो नेगेटिव है, अब क्या होगा? टी ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो आपको डेल्टा एच को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि टी डेल्टा एस क्या होगा? छोटा होगा डेल्टा एच से। मानते हो कि नहीं मानते हो? इस वाली Yes, टर्म ma'am. को आपको छोटा करना पड़ेगा, तब जाके ये वाला फैक्टर डोमिनेंट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा बच्चों? वो नेगेटिव होगा एट स्पॉन्टेनियस होगा एट लो टेम्परेचर, और जो पॉजिटिव होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एट हाई टेम्परेचर। बोलिए। यस मैम। और अगर मैं लास्ट केस ले लूं, मान लो मैं दोनों को ही पॉजिटिव कर दूं, यानी कि अब क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, यानी कि इस टर्म को आपको ज्यादा करना पड़ेगा तभी नेगेटिव आएगा डेल्टा जी, यानी कि स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर। समझे मेरे बच्चों? और Yes. स्पॉन्टेनियस होगी एट लो टेम्परेचर। ठीक है, डेल्टा जी की नेगेटिव होगी यहाँ पे, तो स्पॉन्टेनियस होगा, उसमें पॉजिटिव। ठीक है, यही तो बताया मैंने। तो यही बताया, इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप मेरे वाले तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। आपको ए से बी में जा रहे हो, लिक्विड से गैस बन रही है, डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, डेल्टा जी निकालना है। लगाओ, क्या लगा सकते हो? फॉर्मूला लगाओ। कौन सा बताया डेल्टा जी का फॉर्मूला? डेल्टा एच Delta H डेल्टा एच तो दे ही नहीं रखा, तो क्या करोगे? क्या करोगे? डेल्टा डेल्टा यू एच से तो दे ही नहीं निकालेंगे। रखा। हाँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी माइनस टी डेल्टा एस। क्या तुम्हारे पास टेम्परेचर है? यस मैम। क्या तुम्हारे पास डेल्टा एस है? यस मैम। क्या तुम्हारे पास डेल्टा यू है? इसको कैलोरी में चेंज कर लेना 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। क्या तुम्हारे पास डेल्टा एन जी है? यस मैम। 2 माइनस 2 ही होगा डेल्टा एन जी, क्योंकि उधर लिक्विड है। बस क्वेश्चन सोल्व, काम खत्म, पैसा हजम। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, एक बार आई थिंक अवंती वाले टेस्ट में भी आया था। बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं, फाइनली खत्म। ये वाला करो बच्चों। तो आनी तुम पूछो, मैम बाकी बच्चे डेल्टा लिखो। मैम डेल्टा यू को 10 टू द पावर -3 से कैसे मल्टीप्लाई किया? किलो बेटा, किलो कैलोरी में है ना। इधर आओ, ये देखो, डेल्टा एस कैलोरी में है और डेल्टा यू किलो कैलोरी में है, तो 1 किलो कैलोरी में कितने होते हैं? 1000 कैलोरी। तो करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई 10 Yes, की ma'am. पावर 3, इस वजह से। बिकॉज यूनिट कन्वर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिकल। एक रिएक्शन है जो कि एक बार पे हो रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस है लो टेम्परेचर पे, लेकिन हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जा रही है, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बताओ किसमें होता है ये कि हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जाए? जब दोनों पॉजिटिव हो। दोनों पॉजिटिव हो। पक्का? वाओ, सही है, जब दोनों पॉजिटिव हो। चलिए ये वाला क्वेश्चन कर। डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एस दिया हुआ है, वो बोल रहे हैं कि आउट ऑफ द वैल्यूज गिवन बिलो चूज द वो मिनिमम टेम्परेचर बताना है जिसके ऊपर सारे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गए, यानी कि दोनों पॉजिटिव है, तो हाई टेम्परेचर पे होता होगा। देखो, निकालो, कैसे निकालोगे? क्या करोगे? फॉर स्पॉन्टेनिटी टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। हाँ, 200/40 50, यानी कि इससे ऊपर 5 केल्विन से ऊपर सारे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे। क्लियर है मेरे बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। थैंक यू, बहुत मजा आया। मेरे को लग रहा था पता नहीं कैसे जाएगा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर, बच्चों को पल्ले पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बट पड़ा पल्ला, पल्ले पूरा। लगा मैम आप वन शॉट बोल दी। हाँ, वन शॉट बोल दो भाई।